नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, न्यूयॉर्क के भी, और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामगियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे जय मातरम। हिंद। And to our viewers in China, ni hao. To our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And if you haven't subscribed to the channel, please do so. Please do subscribe to the channel. Pradeep ji. When you click to that icon, subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. Nation Now. So Pradeep ji, as far as Iran is concerned, Iran is not Venezuela. Mr. Trump should have known, Mr. Benjamin Netanyahu should have known, and the Saudis should have known. It's not just going to roll over and die. It's fighting back. Iran is fighting back, whether you like it or not. And the Chinese are now supplying the Iranians with the latest missiles. They've just supplied them with the CM-302 anti-ship cruise missiles. Now, that's going to be... And the Russians too are helping them with all satellite imagery. That's right. All the latest, where are the places where the US vessels are, where are the missiles, where are Israel locations. Everything is being provided by both Russia and China. और चाइनीज ने ये कहा है कि हम दोनों सॉवरेन कंट्री, हमारे दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है, और जहाँ तक अमरीकियों का सवाल है, अगर आपको चाइना पे अटैक करना है तो वेलकम, आ जाओ. And I would love to see Mr. Trump attacking China. In this entire thing, Pradeep ji, the only winner, there is only one winner. Actually, there are two. One is Benjamin Netanyahu. The other one is Saudi Arabia. Saudi Arabia would like to see Iran decimated, leaving the Saudis as, by the way, that gentleman over there is not the Saudi Arabian crown prince. That is Xi Jinping, the Chinese president. जी, तो जहाँ तक के Saudi Arabia का सवाल है, they are like quite happy at what's going on. They're really and truly happy. Absolutely wonderful. Now, I think we've got a lot of guests with us. Let's go straight across to them. Can we have our guests on, please? नमस्कार नमस्कार, आप सबको हैप्पी होली, सब लोगों को होली की बहुत बहुत मुबारक हो. समीर बागरे साहब नमस्कार. नमस्कार. हैप्पी होली सर, हैप्पी होली. हैप्पी होली आपको. होली की बहुत 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 शुभकामनाएं. संजय द्विवेदी साहब, हैप्पी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर. हैप्पी होली, हैप्पी होली. आपके यहाँ तो होली आज मनाई जा रही है, हमारी तो होली खत्म हो गई कल सर. मतलब गुजरात में और महाराष्ट्र में होली कल हो गई. होली का दहन परसों था हमारा, आज होली हो गई. तो ये क्या है पांडे साहब? नमस्कार सर. सर नमस्कार, हैप्पी होली सभी को. सर आपको भी सर, बड़ी अचंभित करने वाली चीज है सर. ये तो दो होलिका दहन हुए इस बार हिंदुस्तान में. हाँ सर जी सर. विवेक पांडे जी, दो होलिका दहन, दो मौके मिले सारे पाप जलाने के लिए. कमाल हो गई सर. देखिए भारत की किस्मत बहुत अच्छी है. दो बार हम लोगों ने होलिका दहन किया. क्या जबरदस्त चीज हुई सर, वंडरफुल. तो सर दो चीजें यहाँ पे सामने आती हैं. एक तो जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान के ऊपर जो जिस तरीके से अटैक हो रहा है, हमला हो रहा है वगैरह वगैरह वगैरह. अब तो वॉशिंगटन पोस्ट की भी स्टोरी आ गई कि भाई सऊदी अरेबिया नहीं बोला था अमेरिका को कि भाई आप अटैक करें किसी भी तरीके से ईरान के ऊपर. और ईरानियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने क्या है कि गल्फ कंट्रीज के जितने 8 देश हैं उनके ऊपर हमला कर दिया. अब ये पता नहीं क्यों किया उन्होंने, गॉड नोज वाई, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, लेकिन किया. हमारे वहां पे 1 करोड़ लोग हैं. थैंकफुली द फर्स्ट बैच ऑफ इंडियंस हैज कम बैक. 229 लोग जो है एयर इंडिया की फ्लाइट लेकर के आ गए. और 58 एयर इंडिया, इंडिगो और बाकी जितनी भी एयरलाइंस हैं, all of them are cooperating, and I would love it. I really love it, the way all Indians have come forward and they are evacuating all Indians from the war zone, which is absolutely fantastic. इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? पांडे साहब बोलिए प्लीज. सर पहले तो आपके मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और आपके दर्शकों को विशेष प्रणाम. होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. रमजान चल रहा है, रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं. सभी से मैं अपनी बातों को अनुमति के साथ, अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करना चाहूँगा. देखिए बहुत ही आश्चर्यजनक मेरे लिए तो ये घटना है, क्योंकि मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि फादरलैंड जा करके मदरलैंड को भी संकट में डालने का काम हुआ है. क्योंकि जो भारत की विदेश नीति है वर्तमान में, ईरान ने फिर भी बड़ा दिल दिखाया. मैं इस बात को जरूर कहूँगा. 3 उड़ानें 1000 भारतीयों को वापस लाने के लिए ईरान अपने एयरबेस खोल रहा है. ये बात अलग है कि हम ईरान में
इतने बड़े संकट पे, जब ईरान हमारे ऊपर संकट था 2008 की बात करें, चाहे आप कश्मीर के मुद्दे पे ईरान ने हमारा साथ दिया। 2008 में आपको याद होगा कि रुपए में उसने हमको तेल देने का काम किया जब वैश्विक मंदी का एक समय आया था। लेकिन आज हमें देखते हुए बड़ा दुख लगता है सर कि फादरलैंड और मदरलैंड की बात करने वाले फादरलैंड जाके मदरलैंड संकट में डाल दिया। और सबसे बड़ी बात है, ईरान में इतनी बड़ी घटना पे, चूंकि जो ईरान के साथ हो रहा है उस पर एक शब्द हमारे नहीं निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 56 इंच की छाती अगर दिखाई तो आज स्पेन के प्रधानमंत्री ने दिखाई है, जिस प्रकार से उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका को आंखें दिखाई और कह दिया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, जो तो गलत सर नीतियां। पांडे साहब, आपने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पे ईरान ने हमारा साथ दिया। कब साथ दिया सर? जब रिपील किया गया आर्टिकल 370, आयतुल्लाह खामेनी साहब की खुद की स्टेटमेंट है कि भारत और स्पेशली कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनकी भारत सरकार ने ऐसी दुर्दशा करी हुई है जैसे गाजा के मुसलमान हैं और म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान हैं। ये आयतुल्लाह खामेनी साहब जो इस दुनिया में नहीं है, दुखद बात है, उन्होंने ये कहा। उसके बाद 2023 में उन्होंने 2023-2024 में जून और जुलाई के महीने के बीच में 2 बार उन्होंने स्टेटमेंट दी, वही दोबारा, कि भारत के मुसलमानों की दुर्दशा है और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को इकट्ठे होकर के इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। और आगे बता दूं आपको, व्हाई एम आई सेइंग दिस, द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैड टू कॉल द इरानियन एम्बेसडर एंड रजिस्टर इट्स प्रोटेस्ट एंड से दैट प्लीज डोंट मेक दीज ill-informed horrible statements against us. I am coming to you only, sir. आपको उंगली उठाने की जरूरत ही नहीं है, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आपका शो है। क्या बात कर रहे हैं सर? उंगली उठाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे मालूम है। बोलिए अब पांडे जी, आप बोलिए प्लीज। मुझे चूंकि मुझे एक बात याद आ गई, मुझे लगता है कि भारत में अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है वर्तमान में, इसीलिए शायद अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करिए, एमनेस्टी की बात करिए, जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, वो तभी भारत को एक गंभीर चिंता का विषय जैसे शब्दों से कहकर संबोधित करती है। अल्प के लिए जिस कंटेक्स्ट में जो बयान दिया गया, उस कंटेक्स्ट को भी समझना बहुत जरूरी है ना सर। इस पर कैसे डिनाई कर सकते हैं? यूपी में जब सीए एनआरसी की बात करिए, 100 से ऊपर ज्यादा जो एफआईआर होती है, आपको याद है, उसमें सीधे सीधे राजद्रोह का मामला लगा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कम से कम 93 एफआईआर 94 एफआईआर को क्वैश किया, सीधे सीधे ये कहते हुए कि तो दुरुपयोग कर रहे हैं आप। तो मुझे लगता है पिक एंड चूज की पॉलिसी, क्योंकि देखिए बीजेपी कहीं ना कहीं रूलिंग गवर्नमेंट में है। बीजेपी की और विशेषकर उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में योगी जी की पूरी राजनीति और भाजपा की राजनीतिक इतिहास की जो धुरी है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम है। इस धुरी के बाहर ये निकलते कहां दिखाई देते हैं? सबसे बड़ी बात यह है ना, आज हम कह तो रहे हैं लगातार, हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे बैठे हैं, हमने रशिया को छोड़ दिया, हमने ईरान से को छोड़ दिया, चले कोई बात नहीं, वो उनके आपसी संबंध की बात होगी। हमें इजराइल जाके क्या मिला, इसको भी तो बताना पड़ेगा ना। हमें इजराइल जाके क्या मिला, हम क्या लेकर के आए, उस पर भी तो बात होनी चाहिए। हम कह रहे हैं चलिए हमने ट्रेड डील साइन की, हमने ट्रेड डील साइन की सिंगापुर से, हमने एफडीआई को लाने के बाद एफडीआई के लिए हमने कौन सी विशेष योजनाबद्ध तरीके से, फिर वही मैं लाऊंगा उस दिन की बात के एमएसएमई पे मैं भी आंकड़े रखना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि फर्स्ट टर्म में सबकी बातें आ जाए, सत्ता पक्ष के भी बैठे हैं। पांडे जी, बट बात ये नहीं है कि जब इजराइल गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, 17 एग्रीमेंट वहां पर साइन किए। 17 एग्रीमेंट साइन करने के बाद उन्होंने ही डिनाउंस टेररिज्म। दोनों इजराइल एंड इंडिया सेड जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। एट द सेम टाइम राइट, सऊदी अरेबिया से लेके हर देश, कतार वगैरह सब लोग, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हुतीज हो, हमास हो, अलग अलग टेरर ऑर्गेनाइजेशन सब परेशान है। और इस सब के रूट जो है, सबके रूट्स है ईरान में। और जहां भी है, सीए की बात की है, एनआरसी की बात की है, सबसे बड़ा विरोध ईरान से आया था। बोले सीए, वी डिनाउंस द थिंग्स हैपनिंग विद सीए इज कंसर्न्ड, हैरेसमेंट ऑफ मुस्लिम। नाउ हाउ कैन यू, when the country has been totally against India's interest wherever you can, world platform, हम फिर क्या अपेक्षा करते कि मोदी साहब हर चीज छोड़ के ईरान को सपोर्ट करें? पांडे जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप अपनी अपेक्षाओं को वो उतारिए, लेकिन मुझे बताइए ना, फिलिस्तीन पे हमारा क्या स्टैंड है, इजराइल पे हमारा क्या स्टैंड है, उसको भी तो स्पष्ट करना पड़ेगा ना। एक तरफ हम फिलिस्तीन के लिए सहायता भेजते हैं और इजराइल को अपना दोस्त बताते हैं। भाई क्लैरिटी तो आपको देनी पड़ेगी, विदेश नीति दोहरे रवैये पे तो नहीं चल सकती ना। जो आपके पुराने लोग हैं आप उनका साथ छोड़ रहे हो। रशिया को हमने छोड़ दिया, रशिया हमको सस्ते में तेल देने के लिए तैयार, आज भी अनुमति की मांग कर रहा है कि अमेरिका से कहिए कि भाई हमको खरीदने की अनुमति दे। मतलब भारत की यह स्थिति आपने लाके खड़ी कर दी कि अब हमको अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी कि वी हैव टू ट्रेड। छोटी सी बात बोलूं, छोटी सी बात बता दूं आपको, आज की जानकारी है सर, टुडे 1 घंटे पहले की। आवर परचेजेस ऑफ रशियन ऑयल हैव जस्ट गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 30% टुडे। वो क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, वी हैव नो चॉइस, वी आर नाउ बाइंग मोर ऑयल फ्रॉम रशिया। सर और क्या करें,
मैं आपसे सर पांडे जी, यू आर अ वेरी वाइज मैन, लेट्स बी वेरी क्लियर। आपने समाजवादी पार्टी की, गैरीबॉल्डी की और मजीनी की टोपी पहन रखी है सर, आपने रेड शर्ट्स वाली गैरीबॉल्डी की टोपी है ये। मैं the Italian revolutionary, for those who don't know, by the way, Deen Dayal Upadhyay ji and everybody else, they were really inspired by Garibaldi, Ram Manohar Lohia ji especially। जो लोहियाइट हैं जितने हैं वो गैरीबॉल्डी का एक एग्जाम्पल देते हैं और मजीनी का एग्जाम्पल देते हैं जी, कि जी, ये है। तो मैं सबको बता दूं, लेकिन सर क्या है, मोदी जी जो अभी कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह कर रहे थे। लेट्स बी वेरी क्लियर। मनमोहन सिंह साहब ने भी 2005 में और 2006 में ईरान के खिलाफ वोट दिया। कहाँ वोट दिया? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन में, IAEA में। तो सर फाइनली इट इज इंडिया फर्स्ट नो। अब ये थोड़ी है हमारे 1 करोड़ लोग मिडिल ईस्ट में हैं और हम ईरान के साथ जाके खड़े हो जाएं। सर कैसे हो सकता है, आप बताइए ना प्लीज। बोलिए बोलिए सर, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि ईरान के लिए तो हम खड़े नहीं है, ईरान तो हमारे लिए खड़ा हो गया ना। ईरान तो हमारे 1000 लोगों को फर्स्ट कंसाइनमेंट आप कहिए, चाहे फर्स्ट उसमें 3 फ्लाइट के साथ ईरान हमको डिपोर्ट कर रहा है, उनको भारत सेफली पैसेज बना करके भेज रहा है। तो मोदी जी की सफलता है ना, मोदी जी की सफलता है कि दोनों यूएई के लोगों को भी वहां से आप यहां पर लेके आ रहे हैं, अलग अलग और ईरान से भी लेके आ रहे हैं। अब दोनों लीडरशिप मोदी जी को मान रहे हैं, इससे महान चीज क्या है पांडे जी? लेट मी आंसर सर, मोदी जी की ही सफलता है, मोदी जी की ही सफलता है कि यूएस कहता है कि मैं भारत के प्राइम मिनिस्टर का करियर खत्म नहीं करना चाहता, और मोदी जी की ही सफलता है कि इजराइल जाकर के इजराइल का स्टेटमेंट अब हमारे सामने ये आता है कि पूरा इंडियन का जितना भी इंडियन मैन पावर है वो इजराइल के लिए खड़ा रहेगा। इजराइल को प्रोडक्शन करना है तो इंडियन मैन पावर उसके लिए अवेलेबल है। मतलब अगर इतने बड़े बड़े बयान अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दिए जा रहे हैं तो हमको तो ये जानने की उत्सुकता है कि भाई हम तो एक क्षेत्रीय दल हैं, चलिए हम तो ये कहेंगे कि इजरायली मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी वो उन्होंने ये कहा कि आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट 150 करोड़ इंडियंस आर विद अस। तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, आप कहते हैं ना हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नहीं है, हमारे साथ 150 करोड़ लोग हैं सर। ये रशिया यूक्रेन के वॉर के समय जो लोग रशिया भेजे गए थे ना सर, मैन पावर एक्सचेंज ट्रीटी के थ्रू, उसमें से कई लोग को भेज दिया गया वहां पे लड़ने के लिए। जी भेजा था, ऑर्डर पे भेज दिया गया। सो वी आर नॉट, मतलब मोदी गवर्नमेंट इज नॉट वेरी क्लियर अबाउट द लेबर लॉज और लेबर जो एग्रीमेंट हो रहा है विदेशों के साथ हमारे। हम तो कह रहे हैं हम यहां से जा रहे हैं, तेल कंपनी में काम करने हमारे लोग जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए काम करने जा रहे हैं। ये बताया गया था कि कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए चाहिए, वहां तो जाकर के उनको वेपन दबा करके बॉर्डर पे भेज दिया। उसमें कितने लोग एक्सपायर हुए, सर उसमें तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं है। But what does Modi have to do with it? As soon as we came to know, we protested to the Russians. We are here to argue, na sir. We are here to argue. I agree with you, sir. Sir, I agree with you. There is no argument on that. आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद जाकर के जयशंकर साहब ने लावरोव साहब से बात करी और ये कहा कि भैया ये क्या है। उसके बाद उनको मिलिट्री ड्यूटी से रिलीव किया गया और वापस भेजा गया। करेक्ट है। No, everyone, not everyone, sir. Still data is not available. Still data is not available. It won't be also. It will not be available. Sir, data will not be available. Let me assure you of that. Data आएगा ही नहीं। That is what I am telling कि भारत की विदेश नीति कैसी है कि हमारे यहाँ पे विदेश में विदेश नीति को कुछ और दिखाया जाता है, विदेशों में जाके हमारे साथ व्यवहार कुछ और हो रहा है। करेक्ट। सो लेट मी गो टू समीर बागरे साहब। समीर बागरे साहब, आप ये बताइए, 1 करोड़ के करीब 90-98 लाख के करीब हमारे लोग हैं वेस्ट एशिया में सर, जिसमें से कुछ 10,000 के करीब हैं शायद ईरान में। कई लोग बोलते हैं 28,000 हैं, लोग बोलते हैं 10,000 हैं, लेकिन 98 लाख के करीब हैं जो बाकी सारे उन देशों में हैं जिन पर ईरान ने हमला किया है। अब आप मुझे बताइए सर, सोनिया जी का अगर आर्टिकल पढ़ा जाए तो उनके मुताबिक हमें ईरान के साथ खड़े हो जाना चाहिए था और इन सब लोगों से दुश्मनी ले लेनी चाहिए थी। हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है सर। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। सोनिया जी हैज बीन चेयरपर्सन ऑफ द यूपीए एटसेट्रा, सो ऑब्वियसली शी नोज मच मोर देन आई डू। बट व्हाट डू यू थिंक सर? डू यू थिंक, आई पर्सनली थिंक व्हाट मिस्टर मोदी इज डूइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कीपिंग इंडिया आउट ऑफ इट, हर एक के साथ दोस्ती करके चलिए, इंडिया के इंटरेस्ट सामने रखिए और थैंक यू वेरी मच। जैसे अभी देखिए सर, पांडे जी हंस रहे हैं, लेकिन पांडे जी सुन लीजिएगा, द्विवेदी जी आप भी सुन लीजिए। जो हमारा चाबहार पोर्ट है ना, इंडिया ने जिसमें इन्वेस्ट किया है, चाबहार पोर्ट, जो मनमोहन सिंह के वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो नेगोशिएट किया था, एक अकेली जगह है ईरान में जिसके ऊपर हमला नहीं हुआ, वो इंडिया का चाबहार पोर्ट है ईरान में। अब आप बोले बागरे साहब, प्लीज गो अहेड सर।
बाकरे साहब, प्रधानमंत्री please। मोदी जी के नेतृत्व में जी जो विदेश नीति है जो भारत के फेवर में रहेगी वो करेंगे हम। वो जी चाहे हमारे समाजवादी के मित्र को अच्छा लगे ना लगे, हमारे देश के हित में जो होगा वो हम करेंगे। जी। अगर इनको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के तहत मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अगर कुछ स्टैंड लेना है तो वो ले। हम तो भाई जो देश के हित में है, हमने ईरान से भी दोस्ती की थी और हमारे गल्फ कंट्री से भी पूरे लोगों से दोस्ती है। अगर आज बात आ रही है कि इजराइल यूएसए और ईरान का वॉर हो रहा है, तो हम अगर ईरान इन गल्फ कंट्रीज पे अटैक कर रहा है, चाहे यूएई हो, चाहे कुवैत हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे ओमान हो, चाहे जॉर्डन हो, तो हमारे भारतीय वहां काम करते हैं। तो हम हमारे भारतीयों को पहले प्रोटेक्ट करेंगे कि हमारा जो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जो एक समाजवादी पार्टी के मित्र बोल रहे हैं, क्योंकि इनको मुस्लिम वोट से मतलब है, देश की नीति से मतलब नहीं है। तो हम तो पहले तो हमारे जो भारतीय, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो पहला तो पॉइंट यह है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश के हित में है। और देखिए मोदी साहब की खूबी क्या है, वो इजराइल से भी संबंध रखेंगे, पैलेस्टाइन से भी रखेंगे, रशिया से भी रखेंगे, यूएस से भी रखेंगे, हम लोग पूरे गल्फ कंट्रीज में सबसे रखेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति अगर कोई मुस्लिम देश के खिलाफ रहती तो पूरा अरब वर्ल्ड हमारे साथ खड़ा नहीं रहता। तो सोनिया गांधी जी तब लेख लिखती है, एडिटोरियल लिखती है, जब उनको लगता है कि हमारे जो डोमेस्टिक वोटर्स है, जो शिया वोटर्स है, वो कहीं हमसे दूर ना चले जाए, इसलिए उन्होंने ये लेख लिखा। ये लेख उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए कभी नहीं लिखा, ये लेख कभी उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए नहीं लिखा। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो। प्रियंका गांधी ने अपने संसद के सत्र में पैलेस्टाइन का पर्स लेके घूमती थी, और कभी उन्होंने भारतीय जो हिंदू है उस पर अत्याचार हुए इस पे कभी बोला नहीं। तो एक तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है। दूसरा है कि आपने जैसा राइटली कहा कि ईरान के खिलाफ पहली बार थोड़ी स्टैंड लिया गया है, ये तो पहले भी स्टैंड लिया है कांग्रेस की सरकार ने। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन में इन्होंने इनके खिलाफ वोट किया था जब 2009 की न्यूक्लियर डील हुई थी, उसके खिलाफ भी ईरान था। तो क्यों फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनके साथ डील की, यूएस के साथ। और तीसरी बात ऐसी है, सितंबर 2025 में जब पैलेस्टाइन का मुद्दा यूएन में उठा था तो भारत ने पैलेस्टाइन का साथ दिया था। तो जो सही है उसके साथ हम खड़े हैं, तो क्या हमने इसराइल से दोस्ती छोड़ दी क्या? तो अगर ऐसा है कि अगर जो सही रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, अगर अपोजिशन पार्टीज अपने मतों के हिसाब से करेंगे तो हम उनके साथ नहीं है। दूसरी बात ऐसी है, जो लीडर के बारे में इतने गुणगान गा रहे थे, वो लीडर का आप इतिहास देखिए। एक ब्लडी रिवॉल्यूशन के साथ उन्होंने सत्ता हत्या की थी। उनका स्टेट पॉलिसी का उनका एक डॉक्ट्रिन था महिलाओं पे अत्याचार करना, यानी कोई अगर लड़की, जो यंग लड़की अगर वो वैसी ही थी तो उसके ऊपर बलात्कार करने के लिए कहा गया। इट इज ऑफिशियली रिकॉर्डेड इन द कोर्ट्स ऑफ ईरान, और उसको हेवन में नहीं जाना चाहिए इसलिए उस पर बलात्कार किया गया। तो स्टेट पॉलिसी का एक इस्तेमाल करके महिलाओं पे अत्याचार करना। अभी 2 महीने 3 महीने पहले 35,000 लोगों की डेथ हो गई ईरान में। ये किसने बोला? समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई कि कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई? आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एडिटोरियल लिख ले। इनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जो दुनिया भर में हमास को स्पॉन्सर कर रहा है, हिजबुल्लाह को स्पॉन्सर कर रहा है, हौतीस को स्पॉन्सर कर रहा है, दुनिया भर के टेरर में ईरान और पाकिस्तान का हाथ है, तो ये इनकी भाषा बोल रहे हैं ईरान की। मुझे तो लगता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ईरान को ज्यादा डिफेंड कर रहे हैं अपने कंट्री का डिफेंड करने का। So this is not acceptable. This is not acceptable. So we should speak in the favor of our country. I'll just ask him a question, then you can come. Then you'll come in, Pandit ji. Bakre साहब, उद्धव ठाकरे जी हो, अखिलेश यादव जी हो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी हो, एक ही कह रहे हैं कि नंबर 1, वाई मोदी साहब खमेनी का असैसिनेशन को कंडेम तो करना चाहिए, उसमें साइड लेने वाली बात नहीं है। यू किल हेड ऑफ अ स्टेट, यू किल देम, असैसिनेट देम. Somebody has to talk about this. Where is the nuclear making devices, the nuclear bomb बना रहे हैं? I mean, in fact, the UN जो टीम है जो nuclear चीज को जांच करते हैं, they said there is nothing to say that Iran was making a nuclear bomb. प्रदीप जी, yes. Let me reply now. Okay. उद्धव ठाकरे जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को मैं पहले तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ, सद्दाम हुसैन को 2006 में फांसी हुई, इन्होंने क्या प्रोटेस्ट किया? गद्दाफी को उड़ा दिया गया तब क्या प्रोटेस्ट किया? और कोई खोमेनी कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर नहीं थे जिसके लिए कंडेमनेशन है। और जिस दिन वॉर शुरू हुआ, भारत ने पहला स्टेटमेंट दिया है, एमईए का स्टेटमेंट है 28 फरवरी का, कि ऑल कंट्रीज शुड सिट टुगेदर एंड सॉल्व दिस इशू पीसफुली।
तो हमको आप सिखा रहे विदेश नीति। अरे भाई, मोदी जी के पूरे सब लोगों से अच्छे संबंध है, ये विदेश नीति की सफलता है। हमारे को ईरान आज भी हमारे लोगों को निकालने दे रहा है, ये मोदी जी की सफलता है। यूक्रेन वॉर में हमारे बच्चे वहां से निकले, ये हमारी सफलता है। आज गल्फ कंट्रीज के दुबई में जब भी अपने फ्यूजिटिव जाते हैं हम उनको लेके आते हैं, ये हमारी सफलता है। सऊदी अरेबिया हो, ये तो सब मुस्लिम मुल्क है ना, तो अगर इससे हमारे सबसे अच्छे रिश्ते हैं तो अपोजिशन को तकलीफ होनी है, क्योंकि ये इनका एजेंडा पूरा एक्सपोज हो गया है। तो बागरे साहब, एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे प्रदीप जी ने कहा, द सेम प्लेबुक इज बीइंग प्लेड आउट इन ईरान, व्हाट वाज डन इन इराक। WMDs, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो ना इराक में मिले और ना ही ईरान में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। बट दैट इज बिटवीन ईरान एंड द US एंड इजराइल। इट इज देयर प्रॉब्लम, नॉट आवर्स। राजीव जी, लेट मी से वन थिंग। बोलिए सर। देखिए, ये सब मामला शुरू कहां से हुआ है? ये मामला कहां से शुरू हुआ है? जब अक्टूबर में इजराइल के ऊपर अटैक करके, बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक इन द इजराइल हिस्ट्री, यस, जब अक्टूबर 7, 2023 1300 लोगों को जब मौत के घाट उतार दिया गया, बच्चों को, औरतों को और होस्टेजेस को लेके गया, वहां से सब शुरू हुआ है। फिर उन्होंने हमास पे अटैक किया, हिजबुल्लाह पे किया, और ईरान तो ओपनली स्पॉन्सर करता है टेरर, हिजबुल्लाह और हमास का। तो अगर हम पैलेस्टाइन लोगों के साथ खड़े हैं तो हम हमास के साथ नहीं खड़े हैं। हम हमास का टेररिज्म नहीं सहन कर सकते, हम हिजबुल्लाह का नहीं सहन कर सकते। हमारे को पैलेस्टाइन के साथ हमदर्दी है, उनके बच्चों को मारा गया, उसमें हम नहीं है उनके साथ। लेकिन अगर पैलेस्टाइन लोग हमास के थ्रू दुनिया से बात करेंगे तो ये तो होगा ही भाई साहब। अगर ईरान के लोग पूरे दुनिया भर में टेरर स्पॉन्सर करेंगे, आप तो देखिए, देयर इज अ सीरीज ऑफ अटैक्स व्हिच ईरान हैज डन ऑन US एम्बेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेरूत से लेके, लेबनान से लेके, लीबिया से लेके, इराक से लेके, हर जगह है। और आज मुझे बताइए, ये गल्फ कंट्रीज का क्या दोष है? क्या UAE का दोष है? क्या दुबई का दोष है? क्या कतार का दोष है? सिर्फ वहां US बेसिस से करके ईरान, अरे भाई आप बेसिस पे अटैक करो ना, आप उनके एयरपोर्ट पे सिविलियन पे क्यों अटैक कर रहे? तो देखिए, जब ये वॉर हो रहा है तो नोबडी इज फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द वॉर, और भारत कोई US के एक्शन के लिए, इजराइल के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम हमारे देश की सुरक्षा करेंगे। जब ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना पड़ा, तब हमने नेस्तनाबूद किया है। हमने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, और तब ये ऑपोजिशन फिर भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। राहुल गांधी के स्टेटमेंट पाकिस्तान टीवी पे कोट किए जा रहे थे, कितने एयरक्राफ्ट गिरे। ये वडेट्टीवार जी के स्टेटमेंट पाकिस्तान टीवी पे कोट किए। तो ये देश के साथ खड़े रहने वक्त अगर आपको सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है तो आपको शर्म किस बात की आती है? अरे आप देश के साथ खड़े रहिए ना, आपको क्या तकलीफ है? आप देश के साथ खड़े रहिए। जी, दुरुस्त बात है ना। ओवर हियर वन स्मॉल थिंग, हिजबुल्लाह, बाय द वे, हिजबुल्लाह, there is an official act of the Iranian parliament in 1982, sorry, not act, resolution, that they will support Hezbollah financially and politically. This is an official resolution of the Iranian parliament, sir. मैं आपसे भूल रहा हूं, we can't stand with Hezbollah, it's a terrorist organization. अब आप बोले, पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे थे, क्योंकि मुझे द्विवेदी जी के पास जाना है। सर, बिल्कुल, दो बातें सर यहाँ पे आई जिसका कि काउंटर आना जरूरी था। मैंने कहा कि अभी रख देता हूँ। बोलिए प्लीज। एक तो आपने की कश्मीरी पंडितों की बात, 262 कश्मीरी पंडित आपके कार्यकाल में बीजेपी जब 14 के बाद आई है ना, उसके बाद पलायन करके गए हैं, और बाकायदा कश्मीरी पंडितों ने प्रोटेस्ट किया। उनको वहां पे आपने नौकरी से भी निकालने का काम किया, लेकिन आप उनको घर नहीं बिठा, वापस भेज ना पाए, कश्मीर में दोबारा माइग्रेट नहीं करवा पाए। इस आंकड़े को भी जरा देख लीजिएगा। बांग्लादेशी हिंदू की बात की आपने, बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर संवेदना नहीं। अरे आपकी सरकार को जब उत्तर प्रदेश में एक दलित युवक को जिंदा मेरठ में जला देते हैं, 5 ब्राह्मणों को जब ऊंचाहार रायबरेली में जला देते हैं जिंदा, उस पर तो आप बात ही नहीं करते। आप संवेदना की बात करते हो, आप लोगों को बांग्लादेशी हिंदुओं की चिंता पड़ी है। देश के अंदर तो हिंदुओं को आप हिंदू समझ ही नहीं रहे हो। आप नहीं बता पाए कि हिंदू कौन है। लेट मी कंप्लीट मैं आपके बीच में नहीं बोला। लेट मी कंप्लीट। अरे लेट मी कंप्लीट। इतना अधीन मत बोलने दीजिए ना उनको यार, इतना अधीन। आपको क्या हो गया सर? लेट हिम स्पीक। क्या हो गया? लेट मी कंप्लीट। बोलिए। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही, यंग लड़की के बलात्कार की बात आई नहीं, बहुत अच्छी बात नहीं थी, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, मैं वो शब्द वापस लेता हूँ। मानसी सोनी के बारे में बात करिए ना जरा। आपके एक बहुत बड़े नेता हैं, है ना, आजकल दिल्ली में बैठे हुए हैं, बहुत बड़े नेता है, पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, संसद में, वो विधानसभा में उन्होंने जब आम आदमी पार्टी में थे एक बहुत बड़ी स्पीच दी थी, वो आज भी है अवेलेबल यूट्यूब पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे। उस पर उन्होंने एक पत्रकार लड़की को किस तरह कमरे में रखा गया, क्या उसने मेडिकल मांगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चर्चाएं की हैं। तो आप उससे कैरेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अभी एक बात कही कि समाजवादी पार्टी और अपोजिशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो करता है। तो आप मुझे बताइए, हक्कानी नेटवर्क और लश्कर तैयबा जिसको तालिबानी सपोर्ट करते हैं और जिसमें तालिबान का सीधा इन्वॉल्वमेंट है, जिनको खड़ा रखने में और उनको वेपन्स अवेलेबल कराने में,
उस तालिबान को बिठा के आप दिल्ली में चाय क्यों पिला रहे थे भाई? मतलब आप अगर समय समय पे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तालिबानियों को आप बिठा करके चाय पिलाओ तो राजू जी, एक लाइन। I agree. अरे सॉरी सर, पांडे एक साहब, लाइन। आई मस्ट डिसएग्री विद यू रिस्पेक्टफुली। जो तालिबान के साथ आज जो हमारा करार हुआ ना, जब यहाँ पर आकर के उनको चाय पिलाई गई, उनके फॉरेन मिनिस्टर को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया गया, वही वजह है कि आज नूर खान बेस दोबारा तोड़ दी गई है। पाकिस्तानियों की तो इतनी हालत खराब हो गई, पहले हिंदुस्तानियों ने तोड़ दी, फिर अफगानियों ने तोड़ दी। वो उसी चाय का नतीजा है। मैं राजू जी, साहब कुछ एक बोलना लाइन चाह रहे बोलना हैं। सर द्विवेदी जी हैज नॉट स्पोकन। I will not counter you. I will counter BJP. Sir, definitely, I'll come back to you. Sir, it's going to be fun. Let's be very clear, this is going to be a fun debate. Single line. ये मजा आने वाला है इस डिबेट में। One second, sir, बागरे साहब want to say something. सिंगल लाइन ही से। Sir, Single line. बागरे साहब बोलिए ना। Why single line? पांडे आप जी पूरा वो बोलिए पार्ट- ना। मैं द्विवेदी की बात चाहता हूँ, बोलिए। नहीं, एक लाइन। पांडे जी उस पार्टी से आते हैं जिनके स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा था बलात्कार करने पे कि लड़कों से गलती हो जाती है, उन्हें माफ करो। तो आपको शर्म आनी चाहिए। अपने ऐसे पार्टी के नेता ने जो बोला है, ऑन रिकॉर्ड बोला है, आपके तो नाम आप दबे तो हुए बातें हैं। मत कीजिए। एप्रिल फाइल में जवाब आप चर्चा आप नहीं करना चाहते। अरे आप बातें शर्म मत हमको आनी कीजिए चाहिए। उस सर बात वो की। सर वो तो अलग बात होगी ना। देते। बागरे साहब, आपको सर दिल्ली बागरे का- साहब, यू आर चेरी पिकिंग। एक मिनट, पांडे जी इसका जवाब मैं दे देता हूँ। सर मुलायम सिंह जी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे सर। और अटल जी के भी बड़े अच्छे दोस्त थे। अब हमारे जो आज की तारीख में मोदी जी हैं, मोदी जी भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सर वो मत लाइए सर, वो तो क्या है कि वो दैट वी आर स्टेपिंग इनटू मर्की वाटर्स, लेट्स नॉट गो देयर। लेट मी गो टू द्विवेदी जी साहब। द्विवेदी जी साहब आप बोलें सर। सर ऐसा है, मोदी जी जो आज कर रहे हैं, मोदी जी बोलते हैं, बीजेपी सरकार बोलती है, एनडीए सरकार बोलती है, और कहीं कुछ हद तक मैं भी बोलता हूं, जो भारत के हित में वो करना चाहिए। ईरान के साथ हम खड़े हैं, नहीं खड़े हैं, वो अलग बात है। हमारे जो हिंदुस्तानी भाई हैं 1 करोड़ के करीब 8 गल्फ कंट्रीज में, उनको निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मोदी जी ने थैंक यू बोला है इन 8 देशों के हेड्स ऑफ स्टेट को कि भैया भारतीयों की रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोलना चाहेंगे सर आप इस पे, द्विवेदी जी प्लीज। देखिए प्रदीप जी, बजाज जी, आज होली का त्योहार हमारा है। आज जी होली की मुबारकबाद सर आपको। होली का बहुत 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 होली की शुभकामनाएं। बधाई सबको। ये खुशी, उमंग, समृद्धि एवं रंगों के त्योहार होली के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को और हमारे जो बैठे हुए आपके हम लोग साथ में लोग बैठे हुए हैं, उनको सभी को कामनाएं, बधाई। देखिए विदेश नीति हर सरकार की अपनी होती है। जी सरकार के एक समय वो भी था जब हम पाकिस्तान में आक्रमण करने जा रहे थे। इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अमेरिका ने मना भी किया, हमारे सेनापति ने मना किया कि नहीं साहब युद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन माननीय इंदिरा गांधी जी ने युद्ध किया और बांग्लादेश को सर अलग किया। ये निश्चित बात है कि अगर हमारे जो देश, हमारे जो लोग फंसे हुए हैं, 1 करोड़ हमारे भाई लोग फंसे हुए हैं, उनको अगर वहां के देश लोग निकाल रहे हैं तो ये बिल्कुल बधाई, ये अच्छी चीज है। इसकी मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे कोई भी विदेश में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो किसी को। ये सरकार का दायित्व है और सरकार को करना चाहिए। इसमें कोई बड़ाई वाली बात नहीं सर है कि हम उनकी बड़ाई कर रहे हैं कि नहीं वो अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो हमारे सरकार का दायित्व है कि देश में हो चाहे विदेश में हो, हमें जीवन रक्षा करने का सबसे पहले जो प्रण होता है लोकतंत्र में, वो दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि लोकतंत्र में यहाँ पे तानाशाही और अहंकार सरकारें चल रही हैं। जो सरकारें, जो प्रवक्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, माननीय जवाहरलाल नेहरू का विरोध करते हैं, माननीय इंदिरा गांधी का विरोध करते हैं, कहीं कहीं मनमोहन सिंह का विरोध करते हैं, कभी राजीव गांधी जी का विरोध करते हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और कभी हमारे मुलायम सिंह यादव के बारे में ऐसी बात कहते हैं। तो अगर हम बात बताएं जो माननीय मुलायम सिंह ने बोली, अगर ये बातें बताएं तो ऐसी बातें तो प्रधानमंत्री जी कितने बार देश के लिए बोल चुके हैं। और अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो शायद सबसे ज्यादा केस अगर लगे होंगे हिंदुस्तान में तो शायद लगे होंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं चीज को। उत्तर प्रदेश में हुआ, महिला से अतिक्रमण हुआ, हाई कोर्ट ने कहा FIR करिए, तब उस पर FIR हुई, फिर वो जेल में। बात इसकी नहीं, लेकिन मैं जो बात कहता था, माननीय राजीव गांधी जी कहते थे या विपक्ष कहता था कि ED, CBI, चुनाव आयोग, जितनी भी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, सब भारतीय जनता पार्टी सरकार के गिरफ्त में है।
मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल 5 साल तक जेल में रहे, मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं, 5 साल तक सब चलता रहा। और आखिरी में क्या हुआ, सब बरी हो गए। शराब कांड 5 साल चलता, जबकि शराब कांड की बात अगर आप करें तो उस पर राज्यपाल ने साइन कर दिए थे, उस पर तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। बाला साहब ठाकरे, द्विवेदी जी, बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से आप बहुत दूर चले गए। संजय राउत, उद्धव ठाकरे जी, कोमेनी का असैसिनेशन मोदी साहब ने विरोध कंडेम क्यों नहीं किया, ये पूछ रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी, शिवसेना का यही कहना, बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से कितने दूर आप चले गए। मायावती जी ने प्रधान मुख्यमंत्री कोष के ऊपर एफआईआर की थी, माननीय मुलायम सिंह के यादव के ऊपर, तो उसके बाद वो रद्द हो गई। क्यों, उसमें पटल पे आया, उसमें अध्यक्ष सिग्नेचर कर दिए, इसका उसका कोई मतलब नहीं है। हमने मुख्यमंत्री कोष किस किस को दिया है, इस पर कोई बात करने की जरूरत ही नहीं। तो जो ईडी के माध्यम से सोनिया गांधी, राहुल गांधी को 12 साल तक जमानत में रिहा किए रहे, तो शायद उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। आज अगर 50 रुपए में डीजल था या पेट्रोल था, जी ये तो बोलिए, क्या आप पे आरोप लग रहा है बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से बहुत दूर चले गए, जो मुसलमानों के हित के बात करते। ईरान खमेनी ने हमेशा कहा कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर बीइंग विक्टिमाइज्ड, मुस्लिम्स इन इंडिया आर बीइंग हैरेस्ड। तो ऐसे लोगों का आप चाहते हो कि मोदी जी एक करेक्ट स्टैंड ले कि असैसिनेशन को कंडेम करे, इसलिए एकनाथ शिंदे शिवसेना कह रहे कि आप बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से बहुत दूर चले गए। द्विवेदी जी, बाला साहब ठाकरे के विचार हमसे इससे भी अच्छे थे सर। बाला साहब ठाकरे के विचार हम बता सकते हैं ना क्या उनके विचार थे। उनके विचार तो बिल्कुल अलग थे, वो विचारक थे, तो उनके विचार की आप बात ना करें सर। अगर हम कहते हैं कि कोई भी देश में कोई किसी की मृत्यु होती है, किसी की भी होती है, तो उसका जो मृत्यु होने पर हमको उसको शोक संदेश देना चाहिए। ये हमारी अपनी उसमें परंपरा में है, हमारे सिद्धांत में, हमारी नीतियों में, हमारे सिद्धांतों में है, ये हमारी परंपराओं में है कि मरने के बाद किसी के बारे में हम गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, भले हमारे वो विरोधी रहा हो या हमारे लिए खराब रहा हो। तो अगर उद्धव जी ने कह दिया ये और लोग कह रहे हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई कि इसमें इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है कि साहब उन्होंने क्यों कह दिया। और बाला साहब ठाकरे के विचारों से अलग हो गए। बाला साहब ठाकरे के विचार क्या थे? कमलाबाई का कोटा कहते थे, मैं तो आते नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी कहते थे कमलाबाई का कोटा है, अब मैं तो आते नहीं जान पाया क्यों कहते थे बात, जबकि उनसे उनके गठबंधन भी था, सब कुछ था। उससे पहले इंदिरा गांधी से उन्होंने गठबंधन किया था, इंदिरा गांधी से उन्होंने कैरियर अपने पिताजी खड़े नहीं किए थे, कांग्रेस से उनका गठबंधन था। अब लोग कहते हैं साहब कि कांग्रेस गठबंधन क्यों कर दिया था, कांग्रेस गठबंधन कैसे कर दिया, अपने विचारों से अलग हट गए। तो विचारों से हम नहीं अलग हटे, हमारी नीतियां सिद्धांत माननीय बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत है, हम बिल्कुल उस पर चल रहे हैं, हम उससे कहीं अलग नहीं हुए। हमारा डीएनए टेस्ट करा लीजिए, हमारे राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम अगर हमारे डीएनए में न निकले तो आप बता दीजिए मुझे। एक हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो 50 खोखा कदमों के, जो सीबीआई ईडी का डर देख के भाग गए, आज मलाई खा रहे, मुख्यमंत्री बनने गए थे, आज मुख्यमंत्री बने हुए। हम बात कर लें, हम जो बात कर रहे हैं अभी की बात कर लें। द्विवेदी जी, एक प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, आपके मुताबिक जो मिडिल ईस्ट पॉलिसी इस वक्त मोदी जी की है, ईरान के ऊपर जो हमारी पॉलिसी है, क्या आप उससे सहमत हैं या नहीं हैं, और क्यों सहमत हैं और क्यों सहमत नहीं हैं, ये जरा बताएंगे प्लीज। देखिए, मैंने इन 11-12 सालों में निरंतर मैं सरकार को देख रहा हूं, सरकार को निरंतर मैं देख रहा हूं। विदेश नीति क्या है क्या नहीं है, अब आप आइए अंदर घर में आइए। आप जो चीज का ये विरोध करते थे 2014 से पहले, जिन जिन चीजों का विरोध किया, चाहे बंबई में बम कांड हुआ तो माननीय मोदी जी ने विरोध किया, या उससे पहले जिन जिन चीजों का उन्होंने विरोध किया, आज आप देख लीजिए इस देश में हमारी विदेशी नीति कितनी अच्छी हो, हमारा व्यापार कितना अच्छा बढ़ रहा हो, लेकिन जब तक हम गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए एक नहीं ला पाएंगे, योजनाएं नहीं ला पाएंगे, उनकी
तरक्की की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे तो हम विदेश नीति कितनी भी अच्छी कर लें, क्या इससे पहले विदेश नीति अच्छी नहीं थी? सोवियत रूस तो हमारे सर कितने से संबंध एक थे? छोटी सी बात हमारे है देश जो आपने से- कहा, हमारे और देश मैं के चाहूंगा कि उसके जितने भी हमारे बाद पांडे जी आए। देश हैं, हमारे जितने देश हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी जी रहे हो, चाहे वो तो चलो ठीक है, मनमोहन आप सिंह पहले जी भी रहे बोल हो, चुके हैं सर, चाहे हर बार बोलते दूसरे हैं। प्रधानमंत्री रहे हो, क्या हमारे उन देशों से हमारे संबंध अच्छे नहीं थे? अगर आज आप कोई नीति बना रहे हैं तो वो नीति अभी नहीं, अच्छे हमको थे नहीं सर। मालूम पड़ेगी उस नीति के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान। तो संजय द्विवेदी ये आने जी- वाले समय में ये मालूम चलेगा। जैसे हमारे पूर्व इंदिरा प्रधानमंत्री जी के मनमोहन वक्त सिंह थे, उनकी आपने कहा नीतियों क्या में उन विरोध देशों के साथ निरंतर करते हमारे रहे। संबंध चाहे वो अच्छे FDI नहीं थे? लेके आने वाले हों, वो चाहे वो GST लेके आने वाले हों, भारतीय जनता पार्टी के अरे नेता संजय द्विवेदी जी कभी सुन तो रहे। लिया करें सर कभी कभी सुन भी लिया करें, बड़ी मेहरबानी होगी सर। 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले जो खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुई भारत में, उसका ज्यादातर पैसा कनाडा से आया। एक जगजीत सिंह चौहान साहब हुआ करते थे जो यहीं के डॉक्टर थे, जिनका एक हाथ नहीं था, वो उसके लीडर थे कनाडा में, और उसका सारा पैसा कनाडा से आता था। और कनाडा के पियर ट्रूडो साहब जो थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया खालिस्तानियों के खिलाफ। अभी के प्राइम मिनिस्टर जो मार्क कार्नी साहब यहाँ पर आए हैं, उन्होंने कहा है कनाडा की धरती को मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने दूंगा भारत के खिलाफ। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया, दिस इज द एग्जैक्ट कोट दैट आई एम कोटिंग मार्क कार्नी. Mark Carney says, India is the largest and the fastest growing economy in the world, which is spectacular. But he also said, what is more spectacular is how the per capita income of India has grown in such a fabulous manner, which is unheard of and unprecedented in history. He says, in 100 years, we have not seen this. This is what the Prime Minister of Canada said. Now, Pandey Sahab, point is मैं this. पूरी बात कर लूँ अभी ना। जी बोलिए, आपने कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, जरा जल्दी बताई। बोलिए सर प्लीज। आपने ये नहीं बताया, ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी जी ने चलाया था। जी किया था, उन्होंने नहीं करना चाहिए मंदिर था, के अंदर नहीं करना चाहिए था, मैं था वहां पे। उसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा था, उसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा था, मेरे खिलाफ सेडिशन केस किया गया था 124A के तहत। बोलिए, उस टाइम पे 124A होता था। मैं बोल तो रहा हूँ, उसमें ज्ञानी जेल सिंह थे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं थे। टोटल जितने खालिस्तानी आतंकवादी थे सबको नेस्तनाबूद कर दिया। और भले उनकी जान इस बात पे गई हो, लेकिन उस लेडी ने सर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है। लेकिन अरे द्विवेदी जी, जिस सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो ले लें। आपको मालूम है पूरे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, ये छोटी सी जानकारी आप सबको दे रहा हूं, बिकॉज आई हैव नाउ बीन exonerated from the case. I've been acquitted, which is why I can say this. Sir, do you know we didn't find a single foreign-made weapon in the Golden Temple complex? Pandit ji, in 1984, 6 जून को जब अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार में सिर्फ एक चाइनीज मेड मशीन पिस्टल मिली जो भाई अमरीक सिंह के पास थी। बाकी सारे हथियार जो थे वो इंडियन मेड हथियार थे, ये भी आपको बता दूं। एंड दे वर सप्लाइड into the Golden Temple complex by our people. और मेरे खिलाफ केस क्यों हुआ? क्योंकि मैंने पूरी लिस्ट छापी थी कि ये लोग हैं, इन्होंने ये इस दिन ये आर्म सप्लाई किए हैं। SGPC की जो एम्बुलेंसेज होती थी उसमें लेके जाया करते थे सर क्या बात कर रहे हैं सर? और उसमें सिर्फ 10% मैंने छापा था, 90% तो मैंने छापा ही नहीं, और मैं छाप भी नहीं सकता हूं, बिकॉज आई वाज टोल्ड नॉट टू इवन लेटर। बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। पांडे जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, Pandey ji, sir, please, let me go to Pandey ji. Sir, with your permission, I'll come back to you. सर मैं वापस आपके पास आता हूँ, उसके बाद आप आराम से बोले। पांडे जी आप ये बताएं, पांडे जी आप ये बताएं। अरे द्विवेदी जी, आपने तो ये भी कहा कि हमारे आर्मी चीफ ने मना कर दिया था अटैक करने से। जनरल मानेकशॉ ने ये कहा था कि मुझे 6 महीने चाहिए, और 6 महीने उनको दिए गए, उसके बाद उन्होंने अटैक किया। उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि आई कैन नॉट डू इट। He said, I can't do it now. I need time. That's what at that time, General Sam Manekshaw, later on Field Marshal Sam Manekshaw had said. Sir, please, let's not go into that. We are discussing the situation today.
सर हम आज की सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, इफ यू डोंट माइंड द्विवेदी आपने जी। तो बताया 28 साल पहले कनाडा में ऐसा होता था। द्विवेदी जी अब आज की तारीख में क्या हो रहा है जरा वो मैंने डिस्कस उसी कर में लें, आपको आपकी बोला ना मेहरबानी होगी बड़ी। कि अगर ऐसी बात थी तो ऐसे प्रधानमंत्री इस देश में रहे हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन उन्होंने उस सर चीज को जान खत्म दे करके दी। माना। सर लेट्स नॉट गेट इनटू दैट अगेन द्विवेदी जी। लेट मी गो टू पांडे साहब। पांडे साहब आप मुझे ये बताइए, वन ऑफ इंडियाज बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर्स एवर, मेरी समझ में, तो मैं तो दिल्ली में था उस वक्त, मेरी समझ में हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया रक्षा मंत्रियों में से एक हैं, जिनका नाम क्या है? मुलायम सिंह यादव मुलायम सिंह यादव जी। एक सरदार बलदेव सिंह हुआ करते थे, एक जनाब यशवंतराव चौहान साहब, एक बाबू जगजीवन राम, और एक हैं मुलायम सिंह यादव साहब। ठीक है सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये मुलायम सिंह यादव जी के शब्द हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूं। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, पता नहीं आपको स्पीच मालूम है कि नहीं, आप तो बड़े यंग लगते हैं, पता नहीं आपको याद होगी कि नहीं होगी, मैं तो सर पार्लियामेंट कवर करता था उस वक्त, कि भारत की विदेश नीति सिर्फ भारत के लिए होनी चाहिए, हमने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा, हमारी विदेश नीति, हमारी नीति सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए है। तो सर आज की तारीख में मोदी जी तो वही कर रहे हैं, इजराइल के साथ वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है, आयरन डोम, आयरन बीम की टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, वो हराप मिसाइल्स जो हैं वो ले रहे हैं, बराक जो ड्रोन्स जो हैं वो ले रहे हैं, और वो इस्तेमाल भी तो हुए ना सर ऑपरेशन सिंदूर में, सारे के सारे इजरायली जो लॉइटरिंग एम्यूनिशन वगैरह वगैरह है, सारे इस्तेमाल हुए। कारगिल में भी हुआ था, कारगिल में भी हुआ सर, वो तो मैं जाना नहीं चाहता। इवन व्हेन वी डिड नॉट हैव सर, हमारे जब ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं थे, तब भी इजराइल ने मदद करी थी हमारी, 62 में, 65 में, 71 में, 99 में, और उसके बाद 2004 में, उसके बाद आकर के 2024 में, और अभी 2025 में। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, 2019 में, सॉरी 2019 में, सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बताएं क्या आज की तारीख में मोदी जी वो नहीं कर रहे जो भारत के हित में है? सर हम क्यों जाकर के, वो कहते हैं ना पंजाबी में कहावत है, भूंडा दे खक्कर अपना हाथ नहीं पाना चाहिए। भूंड जो होते हैं ना वो सर, वो काटने वाले होते हैं ना, वो बड़े बड़े वॉस्प जो होते हैं, वॉस्प, दे से डोंट पुट योर हैंड इन अ हॉर्नेट्स नेस्ट, दैट्स व्हाट, एंड मोदी जी इज डूइंग दैट। आप बताइए सर प्लीज, अगर मैं गलत बोल रहा हूं सुधार करें सर प्लीज। सर मैं कुछ बातें लाना चाहूंगा इस मंच पे। प्लीज बोलिए। जैसे कि चूंकि भारत की विदेश नीति की बात हो रही है और भारत की विदेश नीति को लेकर के बड़ी स्पष्टवादिता जिस तरीके से प्रस्तुत की जा रही है, तो उस पे कुछ बातें आनी जरूरी है कि अगर भारत अपनी विदेश नीति के मामले में भारत के लिए कार्य कर रहा है, तो क्यों अमेरिका के बयानबाजी का खंडन नहीं किया जा रहा है? पहली बात, अमेरिका अनर्गल बयान दे रहा है और पहले दिन से दे रहा है, और खास करके वो दिन शुरू होता है जब एब्सेंट फाइल में नाम आता है कुछ लोगों का। उसके बाद से जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह की आनंद फानंद में ट्रेड डील, उसके बाद 3 दिन तक क्लैरिटी नहीं होना विदेश मंत्रालय का, कोई इनके विदेश मंत्री कहते हैं कि उनसे पूछो, वो कहते हैं कि उनसे पूछो, तो उस क्लैरिटी को न लाना। पहली बात, भाजपा ने खुद को कटघरे में खड़ा किया। एक बात, एब्सेंट फाइल पे मीडिया में चर्चा होनी चाहिए, इस तरह की बहस हमको बैठ करके करनी चाहिए कि सरकार या तो उसका खंडन कर दे और बाकायदा खंडन के साथ प्रमाण दे। पहली बात। दूसरी बात पे आता हूं, अब जो स्पेन के ऊपर अमेरिका ने पूरी तरह से जीरो बिजनेस का वो कर दिया, चलिए लगा दिया कि अब उनसे व्यापार नहीं कर, 100% समझौता समाप्त। 7.18 अरब का भारत से व्यापार होता है, ठीक है सर। 4.76 अरब का निर्यात होता है हमारे भारत से। व्यापार का संतुलन अगर देखा जाए तो भारत के पक्ष में 2.35 अरब का सरप्लस रहा है हमारे लिए जी, और छठा सबसे यूरोपीय संघ का भागीदार है। अब बताइए मुझे, क्या स्पेन को लेकर के भारत अपनी स्ट्रैटेजिक स्टैंड को क्लियर करेगा कि अब जैसे यूएस ने अगर कह दिया कि भारत को आपको ट्रेड नहीं करना इनके साथ, उस दशा में भारत क्या करेगा? क्योंकि आज तो जो सिचुएशन है, भारत अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है जैसा अमेरिका चाह रहा है। अमेरिका ने कहा कि रशिया से तेल मत लो, हमने उसको मान लिया, वो ठीक है। वो जो चावार जो आपने अभी बात कही ना, चावार फोर्ट पे, वो बंदरगाह पे जो बात आई थी, उसमें मैंने कुछ अभी मैं ढूंढ रहा था, रॉयटर्स अल जजीरा ने कहा कि 28 फरवरी को दक्षिण पूर्व बंदरगाह में धमाकों की खबर आई थी तटीय इलाकों में और शहरों में। बीबीसी सीएनएन ने बताया कि अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के सैन्य, परमाणु और तटीय ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें चाबहार भी शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि अन्य पश्चिमी मीडिया ने इन हमलों को अभूतपूर्व तनाव करार दिया है, जिसमें ईरान के शीर्ष नेतृत्व को भी निशाना बनाया गया।
डिफेंस अपडेट ये बताती है, जैसे रक्षा वेबसाइट जो होती हैं, जो रक्षा केंद्रित वेबसाइट केवल उनको कवर करती हैं, इन पूरे हमलों का उद्देश्य ईरान के जल डमरू मध्य को बंद करने की क्षमता को समाप्त करना था, जिसमें तटीय सुरक्षा और नौसैनिक संपत्तियों को नष्ट किया गया। अभी इसमें एक बात तो सामने ही नहीं आई कि इसी पूरे एरिया में जहां पे चाबार जिसकी बात हो रही है, वहां पे रशिया भी एक रूट तैयार कर रहा था। वहां रशिया भी रूट तैयार कर रहा है, तो डर तो रशिया को भी है कि कहीं जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कंस्ट्रक्शन हम तैयार कर रहे हैं अपने लिए, कहीं वो भी डिस्ट्रॉय ना हो जाए। सर वो डील हो गई सर, वो हाँ। डील हो गई। हाँ, वो मैं And I'm quoting only the same security websites that you are going on. Let me tell you this. Everybody goes only to those websites. There are only 15 of them. 15 जो है वो बहुत क्रेडिबल है, हर कोई वहीं जाता है, आप भी वहीं जाते हैं। जी बोलिए। जी, तो सर मेरा सिर्फ ये कहना है, अब जो स्पेन को लेकर के सिचुएशन हमारे सामने जी है, भी स्टैंड क्लियर करे अपना भारत सरकार कि क्या अमेरिका के इंस्ट्रक्शन के बाद हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे? भारत को तो कर देना चाहिए। और चाइना के आप अपने संबंध बगल में नेपाल से नहीं सुधार पा रहे हो। नेपाल हमको आंख दिखा दे रहा है, हमारे इलाकों को अपनी नोट पे प्रिंट करके दिखा रहा है दुनिया को। चाइना से हमारे रूट नहीं सही, चाइना से हमारे संबंध कैसे दुनिया जानती है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये यूरोप वर्सेस एशिया ना हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। ये पांडे जी जब मोदी साहब इसराइल गए थे, मोदी साहब इसराइल गए थे, टेररिज्म को उन्होंने डिनाउंस कर दिया, दोनों ने डिनाउंस कर दिया एंड टेररिज्म को डिनाउंस किया। बट क्या, और वहां से जब मोदी जी वापस आ गए 48 आवर्स के बाद युद्ध हो गया, और यहां मोदी साहब ने अटैक ऑन कटार, अटैक ऑन बहरीन, अटैक ऑन सऊदी, अटैक ऑन कटार, इस चीज का निंदा किया, टोटली निंदा किया। तो क्या इसमें ना बोलते हुए मोदी साहब ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया? आपने पूरे गल्फ स्टेट्स में जो ईरान ने अटैक किया उसका कंडेम किया है, इसराइल में जाके टेररिज्म का कंडेम किया, जो हिजबुल्लाह, हुती और हमास के बात करते हैं हम, तो क्या बिना बोले हमने अपने स्टैंड क्लियर नहीं किया पांडे जी? और सिमिलरली यूएस के साथ ऐसे ही बिना बोले अपने काम कर लिए, बिना बोले अपने काम कर लिए, अपने पॉलिसी डिसाइड कर लिए। क्या बोलना जरूरी? जो आप कह रहे हैं बोलो बोलो बोलो, ना बोलते हुए जीत हासिल की है पांडे जी। सर एक जमाना था, मुझे लगता है, अगर आपने तो सर कवर किया है, आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह जी को मौन मंत्री कहा जाता था, मौन मंत्री। लेकिन मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है, आप टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप टेक्नोलॉजी लाने के बाद अगर आप ये बताते हैं कि राफेल से जुड़े दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से गायब है, तो आई जस्ट वांटेड टू नो, इस पूरे देश में रक्षा मंत्रालय से सुरक्षित इमारत कौन सी है, और वो पेपर गायब हुए तो क्यों हुए? आप संदेह में खुद को खड़ा करते हो ना, कटघरे में आप खुद को खड़ा करते हो, सुप्रीम कोर्ट में यू आर फाइलिंग द एफिडेविट, वी आर नॉट फाइलिंग। इतने गोपनीय दस्तावेज गायब हो जा रहे हैं। मतलब एक आम आदमी, एक चोर घुसा, वो गया रक्षा मंत्रालय में, बेफोर से कुछ दस्तावेज निकाले और बाहर जाकर के उसने उसको रद्दी में बेच दिया, या उसमें चूरन खाने लगा, चना खाने लगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग की किताबें जो मुफ्त बांटने के लिए आई थी, वो देखिए बहराइच जैसे इलाकों में वो रद्दी के कबाड़ों की दुकानों में बेची जा रही हैं। तो ये आप खुद को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। आप विपक्ष के सवालों का जवाब दो ना। Sir, but as far as Spain is concerned, there is no estoppel on any other nation from trading with Spain. Our trade with Spain is on. It will continue to be on. There is no problem. It is the US that has put an embargo on Spain. क्योंकि क्या हुआ है? आपको मैं एक चीज बहुत क्लैरिफाई कर देता हूं। मैं चाह रहा था कि ये सेशन बाद में आए, लेकिन मैं एक मंच पे लाना चाहूंगा। आप इसका सवाल जवाब बीजेपी से लीजिएगा। जी बिल्कुल, लेंगे सर। कितनी डीलों में कैबोटेज कानूनों को, कैबोटेज जो कि जीएसटी के उसमें आता है, शायद सर को पता हो, हमारे भाजपा के आदरणीय बैठे हैं, कितनी डीलों में कैबोटेज मेंबर भी हैं। हाँ, कितनी डीलों में हम कैबोटेज लॉ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। और जो सिंगापुर से ट्रेड की बात कर रहे हैं, 44%, अगर आप वहाँ की जो रॉ मटेरियल कॉस्ट हैवी होती है, उससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सस्ती है, उसको आप इंपोर्ट करके इंडिया लाओ। तो कैबोटेज को पहले तो आप सही करिए। मैंने फिर कहा, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, आप डेवलपमेंट लाइए, उसके खिलाफ नहीं है। कानून में लचरता है, शिथिलता है, उसको आपको सही करना पड़ेगा। उससे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे की आपने एमओयू के साइन कर लिए बड़े। आपने कहा कि आप राफेल लेके आए, आप डिफेंस सिस्टम लेकर के आए, रशिया से डील कर ली। एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी का है, हम लाइफ टाइम क्या उन पे डिपेंडेंसी रखेंगे अपनी? हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी का करार होना। जब तक वो नहीं होगा, तब तक तो ये वही बात हो गई कि हम राफेल के साथ नहीं है, वो सिर्फ राफेल के साथ नहीं है, इजराइल के साथ है, रशिया के साथ है। That is what I am telling you. Make in India, sir. Rafales are going to be made in India. But without transfer of technology. But at least you got Rafales being made in India. कौन से? We are doing MOUs on AI trade. We are doing MOUs on semiconductor.
वी आर डूइंग इन एक्सचेंज ऑफ डेटा ट्रांसफर, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी हो रही है सर. वी आर नॉट Absolutely गेटिंग true. द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. Right, but one thing that you said, Pandey, the one thing that you said, let's be very clear, the world has changed and India has to make its way through the minefield of the new world set by Mr. Trump. And so far, we have gotten by without getting hurt. Let's be very clear. So in that sense, it's a big achievement. मिस्टर ट्रम्प टुक इराक के बारे में उन्होंने कहा था वहां पे परमाणु हथियार है, उनको ढूंढा जाएगा, उनको वो अलग बात हो गई ना, पुरानी बात हो गई, वो तो अमेरिका का शुरू हो रहा है. Sir, Pradeep ji, एक second, please, if you don't mind. उसके बाद आप तेल के भंडार पे कब्जा करते हो, आप जाकर के फिर Sir, that is the idea. राष्ट्रपति को फिर उठा लिया. Sir, that is the idea. वो तो शुरू से है ना. वेनेजुएला में क्या हुआ और अभी ईरान में क्या हो रहा है, और ईरान को Mr. Trump does not realize that Iran is not Venezuela. Iran is not Iraq. Let's be very clear. ईरान के पास सर पीपल आर सेइंग लाइक, जो वहां के ऑफिशियल बता रहे हैं कि वहां तो 5 साल का गोला बारूद रखा हुआ है. 5 साल नहीं है सर, 15 साल. Sir, what are you talking? Sir, let me. Pradeep ji, allow me to finish. Sir, I am also in this show, if you don't mind. Sir, if you don't mind, Pradeep ji, I know you are the owner of the channel, but sorry sir. Sir, ऐसा है, मैं आपको बोल रहा हूँ पांडे जी, जो आपने स्पेन के बारे में कहा ना, मिस्टर ट्रंप को एक नई चीज मिल गई है कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आई हैव द राइट टू प्लेस एन एम्बार्गो ऑन स्टेट्स. राइट. तो वो एम्बार्गो उन्होंने शुरू कर दिया अभी. तो अब वो नए टॉय से ये उनको एक नया खिलौना मिल गया, उससे साथ वो खेलेंगे. इट हैज नथिंग टू डू विद इंडिया. बट बाकरे साहब, द फैक्ट रिमेन्स, irrespective of anything else, there is a huge lobby, by the way. I'm sorry, I'm diverting slightly because Mr. Pandey brought it up. और प्रदीप जी ने बात करी राफाल की. सर, एक बहुत बड़ी लॉबी है यहां पे जिसके साथ आप भी फेमिलियर हैं, समीर बाकरे साहब, जो बिल्कुल नहीं चाहती कि रशिया का सुखोई 57E यहां पर मैन्युफैक्चर हो नासिक के पास. वो नहीं चाहते. बहुत बड़ी उन्होंने सेंग लगा रखी है कि किसी भी तरीके, क्योंकि अगर वो यहां पे मैन्युफैक्चर शुरू हो गया, इट विल बी अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील. जो बीच में जितने भी बिचौलिए उनको कुछ नहीं मिलेगा. सीधी सी बात है, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया. तो वो डील जो है ऑलमोस्ट हो गई है. ये भी आपको बता दूं, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, विद इन अनदर 6 months द सुखोई 57E असेंबली लाइन, उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा. अब आप बताएं बागरे साहब, हिंदुस्तान आज की तारीख में हिंदुस्तान के हित के लिए काम कर रहा है. That's it. End of story. We should not be concerned about anything else. That's the new world. That is the world we live in. अपनी वो बोलते हैं ना, अपनी थूथनी हम क्यों किसी और के उसमें डालें? आप बताइए ना बागरे साहब. प्लीज गो अहेड सर. देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन क्या है? नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, इंडिविजुअल लास्ट. सो हमारी सरकार की नीति भी वही है, नेशन फर्स्ट. अगर देश के हित में कोई भी होगा, और अब आप जो बात कर रहे हैं ना सर, नरेंद्र मोदी जी के जो टेन्योर है, इसमें लॉबी वगैरह कोई चलती नहीं है. उन्होंने सभी को धराशायी कर दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा है. अगर देश के हित में जो भी है, अगर हमारे पार्टी का भी कोई व्यक्ति बीच में आ रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा या उसके खिलाफ केस होगा, अगर वो देश हित में देश के खिलाफ काम करेगा. तो नरेंद्र मोदी जी सरकार एकदम क्लियर है सर. अगर देश हित में जो भी फैसले है वो हम लेंगे. और अगर ईरान के साथ हमने जो दोस्ती जो की थी, तो हमने उसी वक्त इजराइल के साथ भी दोस्ती की है ना. तो ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी ये पहले प्रधानमंत्री है जो इजराइल गए. अभी तक अपोजिशन पार्टी की जो कांग्रेस सरकार थी वो इजराइल को अलग थलग रखती थी. मुझे बताइए, ऑपरेशन सिंदूर में ऐसी कितनी टेक्नोलॉजी है जो इजराइल ने हमको दी थी और हमको काम में आई. तो हमको देश की रक्षा करने के लिए जो देश से हाथ मिलाना पड़ेगा हम करेंगे. और अगर उनके देश के दोनों के बीच में कुछ इश्यूज है, अभी रशिया और अमेरिकन का कोल्ड वॉर चलते रहता है, तो हम तो रशिया से भी दोस्ती कर रहे हैं, अमेरिका से दोस्ती कर रहे हैं. तो इसमें दिक्कत अपोजिशन पार्टीज को कहाँ आ रही है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ. और अगर इनको ऐसा कहना है कि भाई आप रशिया के जो सुप्रीम लीडर थे उनकी आप हत्या को कंडेम कीजिए, तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले दिन ही भारत ने कहा था, जब उनकी हत्या होने की थी तब कहा था कि सभी देशों ने युद्ध बंद करके शांति से अपने आपस के मसले सुलझाने चाहिए. यही हमारा स्टैंड रशिया एंड यूक्रेन के लिए है. मोदी जी ने कहा है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर. मोदी जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, वो देश में भी कहे और दुनिया में भी कहे, दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर, दिस इज एरा ऑफ ह्यूमन अपलिफ्टमेंट. लेकिन कुछ धर्मांध लोग अगर एक दूसरे के देश पे अटैक कर रहे हैं धर्म के लिए, अगर मुझे बताइए कि इजराइल के लिए आपको इतना हेट क्यों है? अगर आप इजराइल जूस कम्युनिटी के लिए आपको क्यों हेट है?
हिंदुस्तान एक अकेला मुल्क है जहाँ शिया, सुन्नी, क्रिश्चियंस, हिंदू, जू सब प्यार से रहते हैं। हमारे यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं होती है। क्यों ये दुनिया भर में तहलका मच रहा है? बाकरा ये भी साहब। सोचना चाहिए, ये भी सोचना चाहिए सर। एक लाइन, या। धर्म के आधार बना के जो आतंकवाद हो रहा है दुनिया भर में, हमारे समाजवादी के पार्टी के मित्र और उद्धव ठाकरे जी के पार्टी ने उनको कंडेम करना चाहिए। तो हमारे देश में उनका सर ऊपर नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, स्लीपर सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। और सर, थोड़ा समय दे लीजिएगा। बाकरा साहब, नाउ फॉरेन पॉलिसी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने फॉरेन पॉलिसी, वन ऑन ईरान, सेकंड ऑन इंडो यूएस डील। ही वाज इन पंजाब, राहुल गांधी जी पंजाब में थे। ही सेड ये इंडो यूएस पॉलिसी इज अ डेथ वारंट, इज अ डेथ वारंट फॉर द फार्मर्स ऑफ नॉट ओनली पंजाब, फॉर द फार्मर्स ऑफ द होल नेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। तो बार बार फॉरेन पॉलिसी और एग्रीकल्चर और इस चीज को रिलेट करके हाउ आर यू गोइंग टू डिफेंड देम? बाकरे साहब। सर प्रदीप जी, राहुल थोड़ा गांधी जी समय का दे लीजिएगा। हाँ, राहुल गांधी जी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने कहा कि गाजा वॉर जो है वो चाइना और अमेरिका के बीच में है। अब आप उनके क्या मतलब राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट पे क्या रिएक्ट करेंगे, जो कहते हैं कि गाजा का वॉर चाइना और अमेरिका में है? मतलब इससे ऐसी बात जो कोई ना, जिसका ना सर है ना पैर है। और मैं तो चाहता हूँ राजू जी, प्रदीप जी, आप सिर्फ एक दिन एक सिर्फ यूएस ट्रेड डील पे एक प्रोग्राम रखिए। मैं पूरे अपोजिशन पार्टी के ब्लफ को ये करना चाहता हूँ कि क्या झूठ फैला रहे आप। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, Sir, पूरा would you एक like घंटा to मैं आने comment को on तैयार। what Mr. Pandey said with regard to GST and with regard to resource material being imported to India and Sir, the taxation structure which needs to be modified? Sir, सर आज देखिए, दुनिया भर के यूरोपियन देशों ने मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स हमारे साथ साइन की है। जी। हमारे देशों के जो प्रोडक्ट्स है 99% प्रोडक्ट पे उस पे ड्यूटी माफ है। लेदर इंडस्ट्री जो उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी है, उनको भी पूरा ड्यूटी माफ है। टॉयज है, टेक्सटाइल है, सभी है। तो किस तरीके की बात कर रहे हैं? अगर जो इंपोर्ट हम करेंगे जिसमें हमने कस्टम ड्यूटी कम की, जो हमारे देश के उत्पादन के लिए जरूरी है, वो उस पे हमने किया है। और अगर जीएसटी का जो इंटरनेशनल से लिंक नहीं है, क्योंकि जीएसटी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए लगता है, अगर इंपोर्ट करना है तो उस पे कस्टम ड्यूटी लगती है। तो कस्टम ड्यूटी का एग्जेम्पशन हमने बजट के थ्रू दिया है। कस्टम ड्यूटी इज अ पॉलिसी वेयर वी वांट टू एनकरेज द मैन्युफैक्चरिंग। और अगर पांडे जी कह रहे थे कि भाई डिफेंस में आपने क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, तो पहली बार एक्सेप्ट तो करो कि मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार मेक इन इंडिया में इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है भाई साहब। अदरवाइज पूरा इंपोर्ट होता था। मोदी जी के कारण पूरा देश में ये बना। और दूसरा, पांडे जी आ रहा हूं आपके पास, रुकिए रुकिए। आपने जी, बोलिए। आपने डिफेंस मिनिस्ट्री की चोरी की बात की, लेकिन मैं तो उत्तर प्रदेश के कुछ इंटरेस्टिंग किस्से सुने थे। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री निवास से गए तो क्या क्या चोरी हुआ है, टोटी भी चोरी हुई है, ऐसा सुना जाता है। तो आप डिफेंस मिनिस्ट्री की क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो आज मुख्यमंत्री निवास में से टोटी चोरी हो रही है, तो आप डिफेंस मिनिस्ट्री तो दूर की रहेगी। तो देखिए देखिए पांडे जी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में राफेल का मामला चला था। राफेल में सुप्रीम कोर्ट ने हर दस्तावेज वेरीफाई किया और उन्होंने कहा है कि सरकार की नीति सही है। राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, तो असली माफीवीर तो राहुल गांधी है, जो आपके दोस्त है। राफेल पे हो, सावरकर जी पे हो, चाहे बाकी मोदी सरनेम पे, उनको माफी मांगनी पड़ी है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री अंडर निर्मला सीतारामन जी, अंडर मनोहर पारिकर जी, अंडर राजनाथ सिंह जी, आज हमने डिफेंस में आत्मनिर्भरता पाई है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा क्लियर है, हम किसी विदेशी को हमारी कोई भी चीज कंट्रोल करने नहीं देंगे। चाहे राफेल हो, चाहे चीज हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में हो रहा है। देयर इज अ क्लॉज इन एवरी डिफेंस डील दैट यू हैव टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, सम कंपोनेंट्स यू हैव टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, या कुछ पार्ट है। तो मोदी जी ऐसे व्यक्ति है भाई साहब, वो छोटी छोटी चीज नहीं छोड़ते हैं। तो आप इतनी बड़ी चीज का आप अगर डिटेल में डिफेंस के डील स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज नाउ आत्मनिर्भर in all our defense equipment. Sir, there is only one particular number which I would like to state over here. पंडित जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। The India's defense exports have reached an all-time high of 23,622 crores till December 2025. The number is likely to go up to 40,000 crores by the end of this month. That is by the end of March. 40,000 crores worth of defense exports. That is one. But before I go to Pandey, there is one particular thing which got lost, sir. Bagre Saab, in this Iran war, the visit of the Canadian Prime Minister, Mr. Mark Carney,
Now that is a paradigm shift from what used to take place during Justin Trudeau's time. उन्होंने कहा है कि जो वीजा रिजीम विल बी रिलैक्स्ड, Canada's soil will not be allowed to be used for anti-India activities. He has really praised Modi. He has also said कि हिंदुस्तान का GDP जो grow कर रहा है, that is the envy of the world. He has also said for the first time in human history, so many people have been brought above the poverty line. और हिंदुस्तान का पर कैपिटा जो बढ़ा है पिछले 5 साल में, वो हिस्ट्री में आज तक नहीं बढ़ा है. ये मार्क कार्नी साहब ने बोला है. समीर वागरे साहब प्लीज. देखिए राजीव जी, मोदी साहब के नेतृत्व में कनाडा भी अपना रूट चेंज कर रहा है. जहां से खालिस्तानी एक्टिविटीज होती थी और इतना ओपनली भारत की सॉवरेनिटी को चैलेंज करते थे, वहां बैठ के जो खालिस्तानी आतंकवादी है वो भी अभी खत्म होने वाला है. और आप देखिए मोदी साहब आने के बाद चाहे कनाडा हो, इवन मैं तो आपको एग्जांपल देता हूँ दुबई का. दुबई में बहुत से टेररिस्ट और मनी लॉन्ड्रर्स जो है वो जाके छुप जाते थे, और मोदी साहब के नेतृत्व में कितने गैंगस्टर वहां से लाए गए. तो ये मोदी साहब की जो नीति है, वो जो देश से दोस्ती करते हैं वो मन से करते हैं. ऐसा नहीं कि हमारा, और जो प्रॉब्लम्स है वो सामने रखते हैं. अगर मोदी साहब ने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई हाथ मिलाया तो उन्होंने सीधा कहा होगा कि भाई ये खालिस्तानी मूवमेंट्स आपके धरती से नहीं होनी चाहिए. जो देश हित में है वो ब्लंटली मोदी जी बात करते हैं, और इसीलिए सामने वाले कंट्रीज भी उनको रिस्पेक्ट करते हैं कि नो, ही इज टॉकिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्री, सो वी शुड रिस्पेक्ट दैट. मोदी जी डजंट बीट अराउंड द बुश, ही सेज इट क्लियरली कि हमारे भारत के हित में ये है. और देखिए, अगर जब उन्होंने, ट्रम्प साहब ने भी उनके ऊपर प्रेशर लाने की कोशिश की थी ट्रेड डील के लिए, मोदी साहब ने भरे सभा में कहा था कि मुझे पता है इसके लिए मुझे बड़ी कॉस्ट देनी पड़ेगी, लेकिन आई एम प्रिपेयर्ड टू गिव इट फॉर माय कंट्री. दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क है अमेरिका, और ट्रम्प साहब ने कितना प्रेशर लाया, हम 500% आपके 200% कर देंगे, 50% तो उन्होंने कर ही दिया था. फिर भी मोदी जी नहीं झुके, क्योंकि देश हित में मोदी जी कभी झुक नहीं सकते, और देश हित में भारतीय जनता पार्टी कभी झुक नहीं सकती. हमारे संस्कार ही वो है कि देश के लिए काम करो, देश हित में काम करो, और देश के हित में अगर कॉम्प्रोमाइज करना रहे तो हम सरकार में नहीं रहेंगे. We will leave the government if the situation comes like let's that. Let's go to Mr. Pandey wanted to say something. Mr. Pandey wanted to interject on something. Pandey साहब बोलिए ना please. Three things. इन्होंने अभी देश हित की बहुत सारी बातें बता दी, और देश हित को हम भी कभी नकारते नहीं है. अगर भारत में कोई भी प्रधानमंत्री हुआ है अपने कार्यकाल में, उसने डेफिनेटली, हर पार्टी जब सत्ता में होती है तो देश हित के लिए कार्य करती है. नजरिया अलग होता है, कुछ लोग सरेंडर करके करते हैं, कुछ लोग एकदम सिक्सर लगा करके देश हित में काम करते हैं. तो यहाँ पे दो बातें आनी जरूरी है. अभी इन्होंने देश हित की बहुत बातें की. दिसंबर 2019 भगौड़ा आर्थिक अपराधी FEO 11,000 करोड़ का घोटाला PNB का, नीरव मोदी. आपको दावोस की वो फोटो याद है जिसपे बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी स्विट्जरलैंड में, और मोदी जी से हाथ मिलाता हुआ मंच पे. तो देश के भगौड़ों को संरक्षित करके पिक एंड चूज की पॉलिसी अगर अपनाएंगे तो कटघरे में आप स्वयं को खड़ा कर रहे हैं. हम तो कह रहे हैं ना, हम तो, विपक्ष तो आपको हमेशा नेशनल सिक्योरिटी के मसलों पर हमेशा समर्थन देता है. लाइए ना सबको. पिक एंड चूज क्यों करते हैं भाई? अपने सजातियों को बचा रहे हैं, गुजरातियों को भगा रहे हैं. और सबसे बड़ी बात, सरप्राइजिंग बात तो यह है कि कुछ लोग का लुकआउट नोटिस जारी था, उसके बाद भी वो चार्टर प्लेन से निकल गए इंडिया से. क्या कर रही थी आपकी सरकार भाई? चौकीदार बन रहे थे आप बहुत, लेकिन आपने बताया नहीं. अब सुनिए एक नई बात, अभी मैं जस्ट देख रहा था, एक नई कहानी सामने आ गई. एक नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 भारत ने आयोजित किया था. ईरानी नौसेना का युद्धपोत डेना उसमें शामिल था. राइटर ने रिपोर्ट दी है अभी, हिंद महासागर श्रीलंका युद्धपोत जब अभ्यास करके वापस जा रहा था हिंद महासागर में श्रीलंका. पांडे जी, आप थोड़ा वेरीफाई करते जाइए ना, राइटर्स की, अल जजीरा की. आप इंटरप्ट मत करिए. अरे ये सोर्सेस है, पूरे लेफ्टिस्ट सोर्सेस है, ये लेफ्टिस्ट पत्रकारिता है भाई साहब. अरे आप इंटरनेशनल मीडिया को भी आप लेफ्टिस्ट बोलते हो तो वो आपका कॉल है. देखिए ना, अल जजीरा तो दैट इज नॉट अ कंसर्न. अगर वो ऑथेंटिक न्यूज, अरे भाई साहब, आपके सेलेक्टिव अप्रोच से थोड़ी चलूंगा मैं. नहीं, राइटर्स है, थोड़ी चलूंगा मैं भी बोल सकता हूँ. Let me complete. पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके बात कीजिए. नहीं, ब्रेकिंग आई एम गिविंग यू फैक्ट एंड फिगर, आप उसको वेरीफाई कर लेना. चलिए, लेफ्टिस्ट का राइटिस्ट मत सिखाइए मुझे. बागरे साहब, पांडे जी is quoting some news sources, let him quote them. We will check and cross check. ऐसी क्या बात है? Sir, it's a developing story. It is just half an hour back US has released some statement. I know, but let him speak. Sir, there is no point in. So if you wish, मैं कपिल मिश्रा का वीडियो चला देता हूँ. वो तो सर कपिल मिश्रा का वीडियो सबके पास है ना. सर सुब्रमण्यम स्वामी का भी है, कपिल मिश्रा जी का भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो अपने पास भी, हम भी चला सकते हैं. लेकिन आप बोलिए ना सर, प्लीज. He's wasting the time ना सर. That is what. मैं अपने फैक्ट रख रहा हूँ तो आप बोलिए. If we are not able to verify, we'll counter it.
आप बताइए, डेफिनेट आप राइटर्स की रिपोर्ट बता रही है कि जब जी। वो युद्धपोत अभ्यास करके लौट रहा था हिंद महासागर में, श्रीलंका के नजदीक एक अमेरिकी पनडुब्बी ने डेना पे हमला करके उसको डुबा दिया है। जहाज पे 180 चालक दल सवार थे, 148 नाविक लापता बताए जा रहे हैं और उनके कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। 32 नाविक गंभीर रूप से घायल हैं। अब मामले की बात यह है कि ये भारत के निमंत्रण पे आया था, युद्धपोत की एक तो जो ज्वाइंट ऑपरेशन, ज्वाइंट ट्रेनिंग होती है, उसके लिए आया था। अब इसे दुनिया के कुछ जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, जो राइटर्स हैं, वो इसको बता रहे हैं कि भारत की संप्रभुता पे सीधे अमेरिकी हमला हुआ है, क्योंकि ये जहाज कोई युद्धक जहाज नहीं था। भारत ईरान के शांतिपूर्ण कूटनीतिक कार्यक्रम मिलान से लौट रहा था और भारत ही इसको आमंत्रण देने वाला था और भारत के ही जल क्षेत्र में था जब इस पे हमला हुआ। तो अब अगर विश्व में एक संदेश ये जाएगा कि भारत की समुद्री सीमा का इस्तेमाल, क्या भारत ने अमेरिका को यह अनुमति दी है कि वो हमारे समुद्री सीमा का इस्तेमाल अपने अटैक या अपने आक्रमणों के लिए कर सकता है? पहली बात, अभी तक आधिकारिक रूप से ऐसी कोई जानकारी किसी के सामने नहीं है। स्पेन ने इसी चीज को आज डिनाई किया है कि हम आपके उद्देश्यों का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने अपने सारे बेस देने से मना कर दिया। तो क्या भारत ने इस बेस को दिया था कि भारत की सीमा में आकर के अमेरिकी युद्धपोत ने आकर के एक नॉन फाइटर, उनका जो एक जहाज था पानी आप का, गलत फैक्ट्स कोट कर रहे हैं, वो इंडियन वाटर्स में नहीं था, हिंद महासागर के इंडियन वाटर्स में था। आप फिर से देख श्रीलंका लीजिए, के पास था वो भाई साहब, आप पूरा मेरी बात है, अरे आप श्रीलंका के पास था वो। आप उसको एक काम करिए ना, आप अमेरिका के बगल में रख दो, मेरा क्या नुकसान है उसमें? अरे श्रीलंका के बगल में था ना, देखिए ना, पढ़िए ना, रूटर्स की रिपोर्ट में पढ़िए, अल जजीरा में पढ़िए, जिसको पढ़ना है पढ़िए भाई साहब, वो इंडियन वाटर्स में नहीं था। आप सुनिए मेरी बात, अपने कंपैटिबल शब्दों के हिसाब से मत खेलिए। भारत के, अच्छा चलिए ठीक है, अगर मैं आपकी बात कोट कर लेता हूं, वो भारत के निमंत्रण पे तो आया था, ये तो मानेंगे आप। और सबसे बड़ी बात है कि वो युद्धपोत भी नहीं था, वो युद्धवाहक भी नहीं था, ठीक है? तो अब हम इसको भी मान लेते हैं। तो भारत का स्टैंड इस पे क्या होना चाहिए वो आप अभी बता दीजिएगा। बिफोर द वॉर, कुछ वीक्स पहले की बात है भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? हिंद महासागर की सीमा में श्रीलंका के पास भारत से निकले एक तटस्थ जहाज के ऊपर हमला होता है। आप ही वो जहाज को चला रहे थे? अरे क्या डिनाई करोगे? एप्सिन फाइल को डिनाई कर दोगे आप? एप्सिन फाइल को भी डिनाई कर दोगे, ट्रेड डील को भी डिनाई कर दोगे, इंटरनेशनल ट्रेड को भी डिनाई कर दोगे, अपने पॉलिटिकल करियर को भी डिनाई कर दोगे। आप लोग क्या कर रहे हो? इंडिया को मजाक बना रखा है। राजीव जी, गवर्नमेंट एक्ट पे बात नहीं कर रही, गवर्नमेंट So what Mr. Pandey is talking about? भारत को बदनाम करने की कोशिश है। सर एक सेकंड, पांडे जी भारत को साजिश में शामिल कर रहे हो आप लोग, और क्या कर रहे हो? फोटो खिंचवानी है, Gentlemen, one small thing. यात्रा में निकल जाते देश का हो। कौन सा गैर जिम्मेदार? Gentlemen, 1 minute. में आगे क्यों होते हैं? क्यों पार्टी हमेशा देश को बदनाम Gentlemen, करने में 1 आगे minute. रहती है? पांडे जी, क्यों आपकी पार्टी हमेशा आगे रहती है देश आप को बदनाम भाजपा ने करने में? बदनाम किया। एप्सिन फाइल में नाम है समीर बागरे साहब, अरे काय का एप्सिन फाइल में नाम है बच्चियों के बलात्कार में, और जाने कितनी ज्यादा उस तरह के ट्रेडिशन। Gentlemen, I have to go to द्विवेदी साहब। राजीव जी, he is doing objection। सर मुझे द्विवेदी साहब के पास जाना है, लेकिन एक सेकंड पहले ये जो अभी जो डिस्कशन हुआ है, बाकरे साहब ये तब से इंटरप्ट कर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल वगैरह का डिबेट कोई मतलब नहीं है ना, उसमें किसी का ऑफिशियली नाम है। ये कुछ भी गलत आरोप करेंगे। पूरी का नाम नहीं है सर, एक सेकंड कॉन्फ्रेंस, अगर उनका नाम नहीं है। आप सर, एक सेकंड, मदान मोदी जी पे आरोप मत कीजिए, आपको कोई पता नहीं है एप्स्टीन फाइल क्या है। सर, कैन वी टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम? हमको कैसे पता? पांडे जी, बाकरे साहब, आरोप मत कीजिए, देश को बदनाम करने की साजिश में शामिल मत होइए। पांडे जी एंड मिस्टर बाकरे, नरेंद्र मोदी इज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री। इस बात को पहले दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग। पांडे जी, मिस्टर पांडे, can we deal? You are Prime Minister, my Can Prime we Minister, deal with the Prime Minister destruction of the country. Iranian destroyer? Gentlemen, the Iranian destroyer was destroyed by a nuclear sub, a US nuclear sub from near Diego Garcia, near Sri Lanka. It was in the territorial waters of Sri Lanka. Quite true. It is also true that the fleet review, in which 72 countries took part, which was inaugurated by our own President Draupadi Murmu ji, this particular destroyer from Iran was part of that fleet review. Quite true. Absolutely true. Now we are waiting for more details to emerge as to why did the Americans decide to destroy this Iranian destroyer. What was the reason? Why would they do that?
Because these are peaceful waters. Fact remains, even if it was in Sri Lankan waters, here I agree with Pandey ji. We must lodge a protest. How can you bloody well destroy a ship just like Sir, that, which is so close to us? Let the facts come out first. Ji, Why we are jumping the gun? kya sir? Why are you jumping the gun, he says? Yes. Let the Let facts the come. facts come out. Na, Let sir, the you are facts right come to out because we criticize. don't know what has happened. We are That's only what- going by the that's what. Pentagon statement. We don't know what the real facts are. Very shortly, we shall know the real facts. Yes. It is also true. By the way, there is one other story which has come out that this Iranian destroyer was trying not to go back to Iran. ये भी आपको बता दूं. Which is why it was loitering only around that area. But it was definitely not within the 12 nautical miles which constitute the Indian sovereign territory in the Indian Ocean, which is quite true, by the way. हाँ, द्विवेदी जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए, प्लीज. सर अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जी थे, बड़ा ज्ञान दे रहे थे सर. जी, किस विषय के बारे में? ज्ञान दे रहे थे, बड़ा देश में ज्ञान दे रहे थे. ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार के विरोध में मोदी जी तमाम भाषण देते थे 2014 से पहले. जब देश में सरकार आई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकारें होती थी उनके लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता था. आज की डेट में क्या हुआ, जितने भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा इंगित किए गए थे सब इनकी पार्टी में आ गए. अब आप देखिए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. तो भैया 10,000 करोड़ रुपए जो है वो आपके फंड में कहां से आ गए? पूरे देश के व्यापारियों से. इलेक्टोरल बॉन्ड में अरबों खरबों रुपए कहां से आ गए भैया आपके पास? पीएम केयर फंड में कहां से आ गए आपके पास? मतलब इतना बड़ा, इतना 7 स्टार आपका जो 2,000 करोड़ में जो ऑफिस बनवाया है, इतना बड़ा ऑफिस तो कांग्रेस नहीं बनवा पाई 60 सालों में. 20-20 करोड़ रुपए देके आपने जिला कार्यालय बनवाए, ये तो कांग्रेस 60 सालों में नहीं कर पाई. तो ये मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. अब जहां दिल्ली सरकार थी आपकी और शराब कांड आ गया, शराब कांड चलता रहा, मनोज सिसोदिया गिरफ्तार हो गए, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, अगर उद्धव ठाकरे सरकार चल रही तो वहां देशमुख जी गिरफ्तार हो गए, संजय राउत जी गिरफ्तार हो गए, मतलब गिरफ्तार हो गए. इसके बाद क्या हुआ? क्या टाइफिस राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमात में लिया, चलता रहा. तो ईडी सीबीआई चुनाव का जो दुरुपयोग किया जा रहा है वो ये तानाशाही कहलाती है. अब आप मेरे साथ ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो जो आपके फंड में पैसा आया ये तो खाने वाला हुआ ना, कि हम खा रहे हैं, देश से हम पैसा खा रहे हैं. ये तो ये हुआ ना, हम खाने नहीं देंगे. हम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लेंगे, हम बाकी पार्टी वालों को गिरफ्तार कर लेंगे, कोई अगर फंड मांगेगा तो नहीं देने देंगे, हम उनकी पार्टी नहीं. और चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी जी फंड में हम ब्रिगेड से पहले भी थी. आपने अभी कहा जब हम 1947 आजाद हुए थे तो हमारे पास क्या था वो? ना हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, ना हमारे पास इंजीनियर थे, ना हमारे पास डॉक्टर थे, हमारे पास कुछ नहीं था. आप समझ लीजिए, अगर 2014 तक हमारे पास इंजीनियर भी हुए, डॉक्टर भी हुए, अनुसंधानिक केंद्र बने, और हमने जो टेक्नोलॉजी जो है वो देशों से ली, और आज हम सुई से लेके हवाई जहाज बनाने लगे. आज सुई से लेके हवाई जहाज बनाने लगे. तो ये क्या हुआ? टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हुआ ना. अगर हम आज टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो गलती किसकी है? और दूसरी बात, आप कह रहे हैं नहीं साहब हम देश के लिए काम कर रहे हैं. आपके जो आपके मुलायम सिंह यादव ने कहा देश हित में विदेश हित होनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूं. अगर जीएसटी हमारी बढ़ गई, एफडीआई से पैसा भी आ रहा है और तमाम सूत्रों से हम नंबर 1 पे जा रहे हैं, तो 2014 में जो हमारी पेट्रोल 50 रुपए में पेट्रोल था तो वहां 100 रुपए में क्यों है? 450 रुपए में अगर गैस सिलेंडर था और 250 रुपए सब्सिडी आती थी तो 1000 रुपए में क्यों है? और इसी तरह तमाम चीजें आप देखिए. आज महंगाई की बात करिए, आप बेरोजगारी की बात करिए, निरंतर मैं तो हर डिपेंड बात करता हूँ. तो ये क्यों हो रही है? अगर हमारा देश जो है आत्मनिर्भर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये नीतियां कैसे हो रही है? अगर आप खा नहीं रहे हैं, इसके मतलब आप हम खाने नहीं देंगे, खाएंगे, इसके मतलब तो यही हुआ ना. आप इतने ईमानदार हैं तो भ्रष्टाचारियों को आप अपने पार्टी में क्यों लेते हैं? आप पार्टी छोड़ के मुख्यमंत्री पर
क्यों ऑफर करते हैं? आप मुख्यमंत्री पर क्यों सेफ्टी सिक्योरिटी ज्यादा पवार को पार्टी छोड़ी रहती थी, मुख्यमंत्री यहाँ पे क्यों बनाया? उनसे कहते हैं जाइए आप जनता के पास जाइए, पार्टी बनाइए अपनी, जनता के पास जाइए, जब आप जीत जाए तब आप आइएगा। राम राज्य, अब 2.5 साल बाद थोड़ी पार्टी दंगे करने वाले, दंगे करने वाले और दंगे का उपचार करने वाले नहीं है, अहंकारी नहीं है, आपकी बात आ गई है। बरेली के मौलाना से पूछिए, बरेली के मौलाना से पूछिए कि हम दंगे को कैसे कंट्रोल करते हैं और दंगे करने वालों को कैसे कंट्रोल करते हैं। दिस क्वेश्चन इज फॉर पांडे जी। पांडे जी, जनता के पास क्वेश्चन फॉर मिस्टर विवेक पांडे। राम राज्य है उत्तर प्रदेश में, राम राज्य उत्तर प्रदेश में, दंगे करने वालों का और दंगे का उपचार किस प्रकार से होते हैं। योगी जी ने कहा आप बरेली के मौलाना से पूछिए, इसको कहते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसके लिए बिजनेस आ रहा है, 1.5 लाख करोड़ के बिजनेस अंदर आया है। हाउ डू कैन यू डिनाई इट? योगी जी ने करके दिखाया। मैं प्रदीप जी पहले मैं जवाब दे दूं तो आप पांडे से पूछ लीजिएगा। हाँ बोलिए। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे हिंदू मुस्लिम आपन सब भाई भाई, अभी यही कह रहे थे, सिख भी हमारे साथ हैं, सब कुछ हमारे साथ है। आज खालिस्तान आतंकवाद कहाँ है? जो खालिस्तान आतंकवाद की आप बात कर रहे हैं, खालिस्तान आतंकवाद तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन ऑपरेशन हुई, उसके बाद खत्म हो गया था। तो आज न खालिस्तान आतंकवाद है न कुछ। अब कर्नाटक के प्रधानमंत्री कोई तो मतलब ये हुआ, स्वागत करता हूँ, लेकिन खालिस्तानी आतंकवाद आज नहीं है देश में। सर आई डोंट नो व्हाट टू से। द्विवेदी साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मैं ओपनली कहता हूं मंच पे। सर जस्टिन ट्रूडो साहब जब यहाँ पर आए थे उन्होंने पूरा समर्थन किया था खालिस्तानियों का, और जब अब मार्क कार्नी साहब यहाँ पर आ रहे हैं और उसका एग्जैक्टली उल्टा बोल रहे हैं, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि भारत के विदेश मंत्रालय ने कितना बढ़िया काम किया है। आप अप्रिशिएट करने के बजाय तो क्या हो गया? अरे सर छोड़िए, स्वागत कर रहा हूं। चलिए लेकिन हाँ खालिस्तान आतंकवाद। चलिए नमस्कार। पांडे जी बोलिए। सर पंजाब की क्या स्थिति है प्लीज? पांडे जी, नो दंगे नो कर्फ्यू, यूपी में सब चंगा। आप बरेली के मौलाना से पूछिए कि दंगों का किस प्रकार से उपचार करते हैं। नो कर्फ्यू नो दंगे, राम राज्य उत्तर प्रदेश में। देखिए सर, लगातार इस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर के एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। वास्तविकता मैं बताऊं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा पूरी तरह से अब्दुल में हो गई है। अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, वो जब भी कोई वृत्तांत प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, किसी मुस्लिम का नाम लिए बिना उनका भाषण पूरा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि भाजपा की और विशेषकर योगी जी की पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान की धुरी के बीच में है। ये उनका पर्सनल इतिहास भी उठा करके आप देखेंगे तो उनकी पूरी राजनीति का सोर्स है वो यही है। जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश के एमएसएमईज की बात करें, चाहे उद्योगों की बात करें, चले पहले जो इन्होंने बिजनेस समिट किया था उसकी बात कर लेते हैं। 40 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हो चुके हैं, जो सरकार का दावा है। लेकिन अगर बात करें जमीनी स्ट्रक्चर पे, जितने धरातल पे उतरे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तक उसमें मात्र और मात्र जो सरकारी आंकड़ा है 27 से लेकर के 28 साढ़े 28% के आसपास ही इनका दावा है कि इन्वेस्ट यूपी की वेबसाइट पे अगर आप चेक करेंगे तो वहां पे ये इनका दावा है, ऐसा मेरा नहीं सरकार का दावा है कि ये उद्योग आ चुके हैं। ये बात अलग है कि भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं उन उद्योगों में वो नाम नहीं बताएंगे कि ये 28% उद्योग, अगर मैं 40 लाख का 28% भी निकाल लूं तो ये उद्योग कौन से हैं, उनका नाम क्या है, बाइफर्केट कर दें, कैटेगरी वाइज बता दें, प्रोडक्शन वाइज बता दें, मैन पावर रिसोर्स बता दें, ये नहीं दे पाएंगे आंकड़े। ये भी नहीं बताएंगे आपको कि कितने एमओयू इसमें कैंसिल हुए हैं, और कई बार रिपीटेड एमओयू इन्होंने साइन कराए हैं, चेहरे बदल करके इंडस्ट्री का नाम, उसकी सब सिस्टर कंसर्न, सब कंसर्न को ला करके उनसे भी एमओयू कराए गए हैं। तो कागजी निवेश तो बहुत है यूपी में, 40 लाख के आप 140 करोड़ लाख करोड़ कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वास्तविकता यह है, मैंने 2 तथ्यपूर्ण आंकड़े में आपके सामने रखूंगा। ये नकारते हैं पलायन को उत्तर प्रदेश से विकास के मामले में। देश की दूसरे सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट के ये बताते हैं कि हमारे दावे हैं, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग के जब आंकड़ों की हेराफेरी आप देखेंगे, दोनों के अंतर देखेंगे, तो पहले तो संशय वहां आता है कि राज्य चुनाव आयोग जो आंकड़े नदारद है उनको दिखाता है कि वो पलायन कर गए हैं लोग। तो उत्तर प्रदेश से पलायन हो रहा है और एक तरफ निवेश के दावे हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे, 40 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन होने के बाद भी 33% बड़े निवेश जमीन पे उतरने की प्रक्रिया में है, ये सरकार का कहना, अभी उतरे नहीं है। और 60% एमएसएमई स्थानीय उद्योगों को अभी भी ये ऋण नहीं दे पा रहे हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। बड़े प्रोजेक्ट के लिए फास्ट ट्रैक क्लियरेंस है, सिंगल विंडो सिस्टम जिसको कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन जो स्थानीय उद्योग हैं
वो आज भी फाइलों में उलझे हुए हैं। ये वास्तव में घरेलू उद्योगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की फैसिलिटी देना ही नहीं चाहते। उनके लिए भी सिंगल विंडो क्लियरेंस क्यों नहीं लेके आते भाई? सवाल तो ये है ना कि विदेशी कंपनियों को आप सिंगल विंडो क्लियरेंस दे रहे हैं, सारे नॉर्म्स दे रहे हैं, उनके सारे ऑथेंटिक कर दे रहे हैं, आप लाइसेंस, सारी लाइसेंसिंग क्लियर है, लेकिन हमारे यहाँ के जो घरेलू उद्योग है, जो एमएसएमईज हैं, जो स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, उनको आप सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस क्यों नहीं दे रहे हो? ये एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ है, पहली बात। दूसरी बात, एफडीआई में 4% की वृद्धि उत्तर प्रदेश में ये बताते हैं कि पिछले 5 वर्ष में राजू जी एमएसएमई का, हाँ एमएसएमई का भारत के एक्सपोर्ट में 46% के योगदान होने के बावजूद भी उनके पास कैपिटल कोलैटरल इमेज जो उनको रिक्वायरमेंट है कैपिटल की, वो बैंक्स देने में इनके अक्षम है, जबकि ये कई नामों से पीएमवाईके, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, कई योजनाएं चला रहे हैं। विदेशी कंपनियों को आप वैश्विक स्तर पर सस्ता कर्ज दे रहे हैं, और जो स्थानीय उद्योग हैं उनको ऊंचे ब्याज दर पे आप कर्ज दे रहे हैं, तो ये भी एक डिफरेंस है, इस पे भी आपको काम करने की जरूरत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड रैंक बताते हैं, लेकिन सर्वे के अनुसार एमएसएमई 67% एमएसएमईज आपके बंद हो चुके हैं। टायर 1 टायर 2 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। Right, so let me go to Bagre Saab. Bagre Saab has to go. Let him give a summing up to all the questions you've raised. Bagre Saab, you wanted to say something. Please go ahead, sir. देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा पांडे जी इतना डिटेल में यूपी गवर्नमेंट के जो एमओयू साइन हो रहे हैं एमएसएमईज के लिए क्या हो रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज गिविंग हिज अटेंशन टू दैट। इनकी सरकार थी तब हम सिर्फ आतिक अहमद और मुख्तार अंसारी की बात करते थे। आज हम उद्योगों की इन्वेस्टमेंट माफिया बता दूं, बोलिए। अरे मैं बताता हूँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया सब योगी जी के साथ। पांडे जी मुझे बोलने दीजिए, पांडे जी मुझे बोलने दीजिए। तो आज कैसा है, देखिए उत्तर प्रदेश में पहले बीमारू स्टेटस हुआ करता था, और आज उत्तर प्रदेश इज अ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी इन द कंट्री। अगर योगी जी जा रहे इन्वेस्टमेंट ला रहे 40 लाख करोड़ में से, चलो आपकी बात है 5 लाख करोड़ भी आ गए, भाई साहब आ तो रहे ना। पहले तो लोग आने को तैयार नहीं थे उत्तर प्रदेश में, हम कोशिश कर रहे ना। हम तो कह रहे विकसित भारत होगा 2047 में, विकसित भारत होगा तो कोशिश करेंगे। 40 लाख नहीं, हम 400 लाख। सरकार झूठ बोल रही है आंकड़ों में, मानते हैं ना? यही तो मैं कह रहा हूँ, आंकड़ों में झूठ बोल रहा है। अरे आप उसका ये नहीं समझे, उसका मतितार तो समझिए कि 40 लाख करोड़ में से हो सकता 39 लाख करोड़ के एमओयू एक्टिवेट हो गए, हो सकता 5 लाख करोड़ के हो गए। आई एम नॉट ऑन द फिगर, आई एम सेइंग चला रहे हैं आप, कुछ भी बोल दे रहे। अरे क्या, अरे पांडे जी आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती क्या? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाई साहब। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू हिंदी भाषा का अनुयायी रहा हूं सर। अरे भाई साहब सुनिए ना, थोड़ा मुझे कंप्लीट करने दीजिए। इतना बीच बीच में बोलेंगे ना, आपकी आवाज सुनाई देगी ना मेरी आवाज सुनाई देगी, तो मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, वहाँ उद्योग लग रहे हैं, वहाँ एमओयू हो रहे हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, वहाँ एमएसएमई उद्योग लग रहे हैं, वहाँ नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नई सड़कें बन रही है। इसके बाद भी आपको देखना नहीं है, तो योगी जी ने कहा है भाई जिसकी जैसी नजर उसको दिखेगा वैसा। आपको पीलिया हुआ है तो आपको पीला ही दिखेगा, आपको अगर कुछ गलत देखना है तो आप गलत देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी हम कोशिश करते रहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को साथ में लेकर, और हम डेवलपमेंट करेंगे सर। सर बागरे साहब, one small thing, sir, this is the RBI figure, Reserve Bank of India figure, especially with regard to investment in Uttar Pradesh, which has already come in. This is, Pandit ji, please allow me, please, if you don't mind. This is investment which has already come in for 25-26 up to September 2025. It is $683 million approximately. This is already come in. All right, and operational projects worth over 6.5 lakh crore worth of projects have officially moved into commercial production. Officially moved into commercial production last year. What the figures will be at the end of March, I don't know, but certainly quite a lot of investment has actually come into UP. Certainly not the magnificent figures which have been touted, but then everybody does that, sir. हाँ, बागरे साहब कुछ बोल रहे थे आप, please. Just I have to leave. Yes, sir. Thank you very much. God bless you. Thank you very much. मैंने इनको Thank you, sir. नमस्कार. पॉलिसी मेकिंग को रिस्ट्रक्चर करने के सुझाव दिए जी, ये उसको कॉम्पिटिटिव नैरेटिव पे लेके जा रहे हैं। मैंने कहा कि जब तक आप लोकल एमएसएमईज को आने वाली नई टेक्नोलॉजी के अनुकूल नहीं स्टैंड करेंगे, और आप जब तक एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी का ट्रीटी या एग्रीमेंट या एमओयू पे नहीं कागजों पे लेकर के आएंगे, कोई भी सब्सिडरी, कोई भी इंटरनेशनल एमएनसीज जो आ रही है, ज्यादातर आपने जो डिफेंस के सेक्टर के हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो डिफेंस के सेक्टर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो है आपने फ्रांस को दे रखे हैं। भाई मैं तो ये पूछ रहा हूं ना कि आपने क्यों इग्नोर किया है हमारे एचएल जैसे बड़े जो कंसर्न है। आप स्वान डिफेंस की बात कर लो, स्वान डिफेंस भी उनके साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहा है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है।
हम अपने घर में कब बनाएंगे? सवाल ये है। Correct. आप ले आओ, मैंने हमको Absolutely लाने से correct. दिक्कत नहीं But है। Yogi ji, Pandey ji says the MSMEs have increased, and his promise of zero poverty in Uttar Pradesh 2027, 2029, zero poverty, $1 trillion economy. सर, आप अगर कह रहे जीरो कि सब पॉवर्टी है सबने यूपी में, सर सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, बोलिए जीरो ना। पावर यूपी में है, जीरो पॉवर्टी है, तो आप मुफ्त राशन क्यों बांट रहे हो? ये बता दो। चलो Sir, that's a political question. We can go on and on and on about that, about the social responsibility of government. for claiming the zero but the poverty, fact is, and, you know, but actually you are- Pandey ji, please. The fact is, all of you in the opposition, in my personal opinion, you must agitate for cheaper capital. You have to agitate because MNCs, sir, they get a loan at less than 2%. Multinational जितनी है, they get a loan at less than 2% and they're able to set up all projects over here in India. हमारे लोगों को 18% पे मिलता है सर। सर कहाँ कंपटीशन है? क्या बात कर रहे हो? I bring up this question in front of the भाजपा प्रवक्ता, he left out. सर वो इनसे कितनी बार बात कर चुके हैं सर। वो जब तक निर्मला सीतारमण जी हमारे बैंक के लॉस जो है और बाकी सब कैपिटल, सर ये तो जब मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमी को ओपन किया था तभी ये बात रखी गई थी कि भैया बाहर का जो बंदा आ रहा है वो 1.5% पे उसको 70,000 करोड़ मिल रहे हैं, हमारे बंदे को 10,000 करोड़ मिल रहे हैं 18% पे। क्या कहाँ कंपटीशन है सर? उसके बावजूद मुझे ये बोलना पड़ेगा पांडे जी और द्विवेदी जी, उसके बावजूद दाद देनी पड़ेगी हमारे लोगों को। वी आर एबल टू स्टैंड, हम लोग खड़े हो पाए हैं, इसके लिए मतलब सल्यूट है पूरे हिंदुस्तान को, मानना पड़ेगा। ओके, और द्विवेदी साहब वो कह रहे थे कि केजरीवाल वाले इशू एक बहुत बड़ा दब्बा है, जिस प्रकार से एक्विट नहीं डिस्चार्ज कर दिया है द्विवेदी जी, एक बहुत बड़ा दब्बा है मोदी साहब के गवर्नमेंट का। किस प्रकार से देखते हो द्विवेदी जी? सर एक्विट नहीं किया, डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज थोड़े से डिस्चार्ज। द्विवेदी जी देखिए, मैंने शुरुआत में बता दिया कि जो सीबीआई ईडी चुनाव का दुरुपयोग जो है समझ में आ रहा है कि किस तरह से दुरुपयोग हुआ। जो राज्यपाल से शराब नीति जब ओके हो गई थी तो 5 साल तक जब नाटक चलता रहा और चैनल हमारे धमाका मचाते रहे, बीजेपी प्रवक्ता धमाके मचाते रहे कि साहब जेल में इस्तीफा क्यों नहीं दिया। आज जनता देखे दिल्ली की कि इस्तीफा क्यों नहीं दिया था अरविंद केजरीवाल, और इस्तीफा क्यों नहीं दिया था, क्योंकि वो जान रहे थे झूठा क्यों। सर अभी 10 तारीख को हाईकोर्ट में है और लेकिन कोई बात नहीं सर, हम कहते हैं रिलीज तो हुए ना, अब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो लगा ही रहेगा सर। जैसे वित्त मंत्री के ऊपर समझ में नहीं आ रहा कोर्ट में क्या करेंगे सर। मेरी समझ के बाहर है। पांडे साहब तो वकील हैं, प्रदीप जी भी हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। Where is the appeal? I don't understand. लेकिन ये किसी आरोप नहीं लगवाया। माननीय वित्त मंत्री के ऊपर जो आरोप लगा इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर पैसा वसूली का, वो कोई विपक्ष ने नहीं लगवाया था। वो तो विपक्ष ने नहीं लगवाया ना, कि विपक्ष ने लगवाया हो, वो तो लगा। अब वो हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यहाँ तो ईडी सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किए थे ना, उसमें ईडी का मुकदमा अलग है सर। ये सीबीआई का डिसमिस हुआ है सर, ये सीबीआई का डिसमिस हुआ है। पांडे जी, आप काशीराम जी को हाईजैक करने की कोशिश किए, उनका आइडियोलॉजी को हाईजैक, क्या आप सफलता पाएंगे? मायावती ने विरोध किया, बोलो यू कैन नॉट डू दैट। आपने काशीराम की आइडियोलॉजी को अटैक किया और डेट भी दिया 95, तो हाउ डू कैन यू हाईजैक काशीराम आइडियोलॉजी? पांडे जी सर देखिए, इसमें हाईजैक करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी, जो हमारे यहाँ के समाज सेवक, या हमारे यहाँ के जो युग परिवर्तक रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी विचार और उनके विचारों की श्रृंखला को जब कोई राजनीतिक दल भुनाने का प्रयास करता है, लेकिन एक समय के बाद जब वो उन उद्देश्यों को दबा करके स्वयं समर्पित कर देता है सत्ता के नीचे, तो कहीं ना कहीं उन उद्देश्यों को, उन विचारों को ला करके समाज के सामने रख करके पुनः उस समाज में एक अमृत प्रदान करने की श्रृंखला शुरू करनी पड़ती है। जैसे हनुमान जी ले गए थे संजीवनी उठा करके भगवान श्री राम के कहने पे लक्ष्मण जी के लिए। तो हमने बस एक प्रयास किया है कि जो बहुजन समाज जिसकी राजनीति बसपा करती थी, उस बहुजन समाज के उद्देश्यों को, उनके विकास को, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य को जो बहुजन समाज ने पूरी तरह से समर्पित कर दिया है भाजपा के नीचे, उसको हम पुनः ला करके बहुजन समाज को मुख्य धारा से जोड़ करके उनको एक अच्छा जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं, उनके समाज का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। और अलाउड है सर, और हर एक को हक है बिल्कुल अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड बढ़ाने का, हर एक को हक है सर, उसमें क्या है? Where is the problem? और वो समाज खुद हमसे जुड़ रहा है सर, वो समाज आप पे भरोसा कर रहा है। मायावती जी भरोसा जीत ले,
10 साल तक मायावती जी मौन बैठी थी। However, the fact remains, sir, I agree with you. The government of India must protest, must lodge a very, very strong protest about how an Iranian ship which was here on India's invitation has been sunk. इसके ऊपर तो प्रोटेस्ट होना चाहिए मेरी समझ पेज में। के मुद्दे पे भी सर इंडियन गवर्नमेंट को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। कल को Clear यूएस करना के चाहिए, sir. I agree with you. I absolutely agree with you. Even though the ship was not in our territorial waters, I agree with you, sir. But it was here for our fleet review, sir. International fleet review जिसमें 72 देश पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? अगले दिन अमेरिका के पास हक है, जिसको जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी उड़ा दो। ये क्या मतलब हुआ? सर अगर दुबई पे अटैक हुआ तो क्यों हुआ? कल को कोई अटैक अगर ईरान गुस्से में भारत पे कर दे तो क्या हम वॉर में शामिल नहीं हो गए? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं अगर आरोप लगे कि हमने उसकी रेकी की या हमने उनको इनपुट दिया कि एक ईरान का शिप जा रहा है, आप उस पर अटैक कर दो। बट क्या आपको नहीं लगता मोदी जी के जबरदस्त कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे ना ईरान के खिलाफ ना यूएस और इजराइल के खिलाफ? इज इट अ मास्टर स्ट्रोक? सर पाकिस्तान से तो निपट ले पहले। ऑपरेशन सिंदूर का पूरा क्रेडिट तो ले गए ट्रंप साहब लेकर के, और जिस तरह से पाकिस्तान उनको क्या फर्क पड़ता है? पीओके लेने जा रहे थे हम। Sir, you go to various. Sir, you have just told me yourself कि आप खुद various security websites वगैरह वगैरह पे आप जाते हैं, खुद जाते हैं सर, ऐसा आपने कहा है, ठीक है सर? You must have seen the one of the most respected defense think tanks from Switzerland. उन्होंने खुद लिखा है कि yes, India lost one Rafale, एक रफाल गिरा अपना, और पाकिस्तान के मिनिमम 11 एयर बेसिस जो है वो नष्ट हुए। पाकिस्तानियों ने भाई द वे खुद बोला हमारे 19 हुए यार, 11 नहीं हुए, 19 हुए, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। अभी क्या हुआ है, वो जो नूर खान एयरबेस थी विच इज एक्चुअली अंडर अमेरिकन कंट्रोल, जो हम लोगों ने डिस्ट्रॉय करी थी मई में, अब वो अफगानियों ने फिर डिस्ट्रॉय कर दी है। तो मतलब पाकिस्तान के बारे में क्या बात करें? बट ऑन वन थिंग आई एग्री विद यू, आई एम श्योर द्विवेदी जी विल आल्सो एग्री विद मी एंड सो शुड यू, दैट मनमोहन सिंह जी के वक्त में सर हमारा कंपटीशन चाइना से था, कोई पाकिस्तान की बात ही नहीं करता था, वेरी फ्रैंकली, एक्सेप्ट फॉर 26/11 वो हो गया था, वहां पर हम लोगों को पाकिस्तान को अटैक करना चाहिए था वगैरह वगैरह वगैरह। वहां पर कांग्रेस से बहुत ज्यादा गलती हुई है। आदरणीय सामान्य अहमद पटेल जी और बाकी सब लोग जो एडवाइस करते रहे मनमोहन सिंह जी को और सोनिया जी को, ये श्रेय उनको जाता है। अगर ये बाला साहब ठाकरे की बात सुनते, बाकी सब लोगों की बात सुनते, आज की तारीख में मैं सच बोल रहा हूं कांग्रेस की सरकार होती। लेकिन सर ऐसा है, उस वक्त एक चीज हो गई थी, इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी वी वर कंपीटिंग विद चाइना, राइट। आई होप दोज डेज कम बैक, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर तो डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए सर। व्हाई शुड वी इवन, जस्ट लाइक सूर्य कुमार यादव जो हमारे कैप्टन हैं क्रिकेट के, उनसे पूछा गया द ग्रेटेस्ट राइवलरी इन द वर्ल्ड, तो उन्होंने कहा यार राइवलरी तो तब होती है जब हम हारे हैं, कभी वो हारे हैं। कहता पिछले 12 मैच में तो हम जीत चुके हैं, तो राइवलरी काहे की? That's exactly what we should say, sir. ट्रंप ने ये खुद कहा कि शहबाज शरीफ ने मुझे फोन किया था, he was scared that he'll be killed. Yes. And 35 million Pakistanis would have lost their lives. He asked me to intervene. अब इस ट्रंप को अब निगलेक्ट तो नहीं कर सकते। Anyway, gentlemen, thank you very much. आपको होली की एक बार फिर बहुत 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 बधाई। मुंबई में तो होली हो चुकी है, द्विवेदी जी आप होली फिर मना रहे हैं। ये इस बार मुझे लग रहा है ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है कि 2 होलिका दहन हुए हैं और 2 रंग पंचमी हुई हैं। कमाल है सर, बिल्कुल। थैंक यू होली की बधाई हो। नमस्कार। नमस्कार। सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। वंदे मातरम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय, जय हिंद सर। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू। बट the only thing is प्रदीप जी वो रह गया, वो क्या है, वो रोहित पवार साहब का जो है, very unfortunately what happened was both the guys were from UP. Discussion on facts was superb. लेकिन मेरा ये कहना है It was सर so superb that you both were exchanging facts with Mr. Pandey. So but the fact remains, what Mr. Pandey says is not untrue. Let's be very clear. The fact is that the Americans You have can do acted. an entire show with Sir, but the fact remains, as far as Mr. Pandey is concerned, he's not, what the Samajwadi Party is saying is not untrue. The Americans have acted so arrogantly. अभी आपने फ्लीट रिव्यू में पार्ट लिया, अमेरिका के भी 4 शिप थे उसमें, वहां पे ईरान का एक शिप था, आपको वो मिल गया बेचारा वापस जाते हुए, घबराते, मतलब चोरी से इधर उधर से घूमता फिरता जा रहा था, आपने उड़ा दिया उसको। But this is not done यार, I mean what is going on? These guys are like what? Like the East India Company? Like Britain? मतलब जहां जिस मर्जी को मार दो, अगले दिन हमारे ऊपर अटैक कर देंगे तो क्या करेंगे हम लोग? मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, exactly. आप अपना, This is not the fact. आप अपना मत बताइए। We're not state of war in every way you can't. Sir, this is You not have the principles in war. This is not the 18th and 19th century. There had to be principles in war. Now, what happens if
you know, you got the Hezbollahs and Hamas and Houthis all around the Sir, world. उनको आप attack attacking करें। American citizens wherever, you know, innocent American families or citizens. सर हिजबुल्लाह के खिलाफ, हमास के खिलाफ, और जो हुती हैं पता नहीं उनका अंदर से क्या है मुझे मालूम नहीं है, नॉर्थ यमन और साउथ यमन की लड़ाई के बीच में, the Houthis are Shias, the other guys are Sunnis, so Saudi Arabia is acting against the Houthis. My point is very simple, कि आपको जो हमास है और हिजबुल्लाह है उसके खिलाफ आप एक्ट करें, प्लीज डू इट, लेकिन लश्कर तोयबा के खिलाफ भी करें, आईसिस के खिलाफ भी करें, मतलब इन सब लोगों के खिलाफ आप करें, वी आर विद यू, बट how can you destroy another ship right, very close to our waters? I agree, they were not within our territory. But when they have come for an exercise. सर वो एक्सरसाइज वैसे खत्म हो गई सर वो। Yes. तो 26 तारीख को एक्सरसाइज खत्म हो गई। So they were returning back to their. So अभी एक हफ्ता हो गया है उस एक्सरसाइज को, तो मेरी समझ में जो मुझे अभी खबर मिल रही है, that ship was trying to loiter around in these waters so that it would not be attacked, very frankly, because as Mr. Trump has said, he is going to destroy the entire Iranian navy. कोई 1000 के करीब लोग मरे हैं सर, सुनने में यह है, और about 40 have been made captive. But whatever it is, I mean, this is like terrible. All I'm saying is, India must ramp up its defense and India must learn from the Iranians. जो इरानियन, जो उनके शाहिद बोलते हैं वो SHAHED, ID नहीं है, ED, वो उनके जो ड्रोन्स हैं ना सर, they are cheap to produce, very low cost drones, और जिस तरीके से उन्होंने हर जगह पे टारगेटेड अटैक्स किए हैं, मानना पड़ेगा सर, the Iranians are not rolling over. ईरान जो है वो हाथ खड़ा करके ये नहीं बोल रहा है कि आओ, हाँ जी भाई साहब माफ़ कर दीजिए, ऐसा नहीं कर रहे, सर जंग लड़ रहे हैं, irrespective of anything else. And to attack US bases inside Saudi Arabia, escaping their dome and hitting, that means they can hit anywhere. And Tel Aviv. Yes. They have hit Tel Aviv as well. And do remember, Tel Aviv is protected by both the Iron Dome and Iron Beam technology, which we wanted to buy. After this, we should have second thoughts. कि हमारा आकाश तीर सिस्टम साहब आपको खरीदना चाहिए. In fact, Israel should be buying our आकाश तीर system. Let's be very clear. Instead of this. तो मेरा ये कहना है कि साहब हिंदुस्तान को एक चीज तो तय है सर, दुबई फॉर ऑल इट्स वेल्थ, फॉर ऑल इट्स ग्रैंडर एंड मैग्निफिसेंस, एंड it is easily the richest, if you call it a country, it's the richest city state in the world. ठीक है साहब, एक जमाने में ब्रुनई होता था, you remember Sultan of Brunei, and Brunei used to be the richest city state in the world. Now that place has been taken over by Dubai. So riches are of no consequence unless you can defend them. तो हिंदुस्तान को ये याद रखना चाहिए कि भारत का जहाँ तक प्रश्न है, हमारा जीडीपी जितना भी हो, जितना बड़ा भी हो, जब तक हमारी डिफेंस फोर्सेस स्ट्रांग नहीं है, हमारा रक्षा कवच जो है वो ताकतवर नहीं है, सीधी सादी बात है, ये सब व्यर्थ है. यू हैव टू हैव अ स्ट्रांग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस, इसरो, एवरीथिंग. Exactly. सीधी बात है. सो इट्स अ लेसन टू बी लर्न्ड, एंड ईरान हैज created a paradigm shift in warfare. आपके जो F-18 हैं, F-22 हैं, आपके जो जनाब F-15 ईगल जो आपने खुद ही गिरा दिए, कुवैतियों ने गिरा दिए आपके F-15 ईगल जो हैं, वो सब आखिर में काम आने वाले नहीं हैं, ये भी आपको बता दूं. And if you're going to put boots on the ground, be prepared for body bags. Will the American public like to see American soldiers coming back in coffins? Mr. Trump Exactly. has to look at that. Why will America agree? Will US agree sending troops on ground? And without it, you cannot have a regime change. Unless and until you have the US Army or US Marines going into Iran, how will you effect a regime change? Regime change कैसे होगा? ये तो बिल्कुल ठीक है ना, ट्रम्प साहब ने बोल दिया ईरानियों को कि भाई आप बाहर आइए, रिजीम के खिलाफ लड़ाई कीजिए. रिजीम के खिलाफ लड़ाई करना मतलब मरना. अभी 40,000 तो मर चुके हैं. There is no अब पता नहीं कितने और मरेंगे. great protest out in the streets in Iran against any government. अभी कुछ नहीं हो रहा. Nothing happening. Nothing. और वो कैसे होगा सर? अभी एक स्कूल में आपने 186 बच्चियों को मार दिया. तेहरान के एक स्कूल में जिस दिन आयतुल्लाह खामेनी को मारा गया है, तेहरान के एक गर्ल स्कूल था, उसके ऊपर मिसाइल गिरा है. 186 kids have died, and I think the toll is going to go up to 200. I mean, come on. And nobody's talking about it.
The Israelis have not apologized for it, the Saudis have not apologized for it, the Americans have not apologized for it. So 186 Iranian schoolgirls, their lives have no value in the eyes of Mr. Trump. Well, food for thought. That's it, that's all we've got for you in this show. And I personally am very, very happy with the way Mr. Modi is keeping us out of it. मोदी साहब ने जिस तरीके से अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखी है, ईरान से भी दोस्ती है, बाकी सब लोगों से भी दोस्ती है. And the opposition quotes, people are coming from Iran, they're being saved and they're being brought back by Mr. Modi. The credit it goes to Prime Minister Modi. That's Who right. else can take the credit? तो जहाँ तक आप लोगों का सवाल है, आप चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए. आप क्या चाह रहे हैं? मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा प्रदीप जी. पहले आप बोल रहे थे कि भाई ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिए, 50% टैरिफ लगा दिए. 50% जब 18% हो गया, 32% कम कर दिया. ओहो, मनमोहन सिंह के वक्त 3.1% थे. अरे भाई, मनमोहन सिंह जी के वक्त बराक ओबामा साहब थे प्रेसिडेंट उधर के. तो आज बराक ओबामा तो नहीं है, आज तो ट्रंप साहब है ना. तो मतलब ये बातें समझ में नहीं आती. क्या चाह रहे हैं आप कि हम लोग जो है लड़ाई कर रहे हैं अमेरिका से, हम लोग लड़ाई कर रहे हैं सऊदी अरेबिया से, ओमान से, कतर से, क्या नाम है इनका, दुबई से, अबू धाबी से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, पूरे के पूरे एमिरेट से हम लड़ाई कर रहे हैं. और हमारे जो 1 करोड़ लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको हम जहन्नुम में जाने दें आपकी वजह से. बिकॉज यू वॉन्ट Prime Minister Modi to go and stand there with the Iranians and send in our army. And in all times speak out against him, speak out Why against should him. he? आप बोल रहे हैं ना, आप बोलिए, क्या है उसमें. मतलब this is absolutely crazy. और हाँ, एक जाने के पहले एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ. ये सिर्फ हिंदुस्तान है साहब. हिंदुस्तान में ही ये हो सकता है कि हमारे जो शिया हैं वो बाहर आकर के मातम मनाएं खामेनी साहब के लिए. यहीं पर हो सकता है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग उनको क्रिटिसाइज करें, और बीजेपी के लोग उनको क्रिटिसाइज करें, और कांग्रेस के लोग जो हैं वो आयतुल्लाह खामेनी की तारीफ करें. ये भारत है, ये भारत का लोकतंत्र है. एंड वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर डेमोक्रेसी. It is in this democracy that so many opinions are made, so many opinions are expressed and tolerated. That's it. I am really proud of India. Pradeep ji. Absolutely. And the way Prime Minister Modi has handled the entire Middle East crisis is something for all management students to learn from. A leader and how he behaves and how he keeps all the parties within himself, and he's interacting in the worst conditions with all parties in the conflict. Absolutely. And he tells them what to do. Saying and he has kept India out of the conflict. Yes. Above all, हिंदुस्तान इस जंग में शामिल नहीं है. सीधी सादी बात है. और जहाँ तक अफगानिस्तान का सवाल है, अभी लेटेस्ट न्यूज़ और आई है, अफगानिस्तान हैज अटैक्ड a few more bases in पाकिस्तान. चलिए, वो एक और साइड शो चल रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग, मुझे मालूम नहीं है. That's it. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो चैनल को. When you click to that icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation now. और do comment on the channel in case you want to. and अगर आपको चैनल पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं. ना करें, वैसे हमारी तो यही होगी कि लाइक करें, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कमेंट जरूर करें. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगेन. दैट्स इट, दैट्स ऑल. आपको एक बार फिर होली की बहुत 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 शुभकामनाएं, मुबारक. और आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरे हमारे नेशन नाउ की टीम की तरफ से नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.